अध्याय 41। अनुचित व्यवहार। अरे, वह व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? ये नैतिकता के पतन का संकेत है। बिल्कुल, वह ऐसा कैसे कर सकती है? वैसे भी, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने अभी देखा, क्या हो रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, सिर्फ सुनकर ही गुस्सा आता है। दर्शक इशारा करते हुए आपस में बात कर रहे थे और श्रीमती पांडे, सभी को अपनी ओर देखते हुए, और अधिक प्रभावशाली हो गईं। बाएं दाएं नजर दौड़ाते हुए श्रीमती पांडे आत्ममुग्ध हो उठी, और उनके बगल में खड़े दो पुरुष सीना तान कर खड़े थे, पूरी तरह से धर्मपरायणता की मूर्ति। वंदना जोशी का चेहरा धीरे धीरे घबराहट में बदलने लगा। इस मामले में अंततः वही थी जिन्हें शर्मिंदगी उठानी थी। वास्तव में कभी कभी वंदना जोशी खुद को भी कोसती थीं। लेकिन कभी कभी, जब लोग निराश होते हैं या अपनी पसंद से नफरत करते हैं, तब भी उन्हें छोड़ना मुश्किल लगता है, और यही वह असहायता है जिसका सामना कई लोग करते हैं। वंदना जोशी जाना चाहती थी, लेकिन हर बार वह खुद को उस मुश्किल स्थिति से निकाल पाने में असमर्थ पाती थी, जो उन्होंने खुद बनाई थी। मैं बुरी औरत नहीं हूँ। वंदना जोशी ने ये वाक्य अपने मन में बार बार दोहराया, लेकिन वह इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। और कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता था। अनगिनत गालियों और इशारों के बीच, वह केवल सिकुड़कर एक गोला बन गईं, अपने कानों को ढक लिया, और डरते हुए आसपास के लोगों की नजरों से बचने लगीं। रोहन मल्होत्रा ने पीछे मुड़कर देखा। वंदना जोशी की कमजोरी रोहन मल्होत्रा को पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। अब, वह तूफान में एक अकेले पत्ते की तरह थी, ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल शब्दों से नष्ट हो सकती थी। रोहन मल्होत्रा ने एक लंबी, धीमी सांस छोड़ी। वह खड़े हुए, अपनी कुर्सी को एक तरफ हटाया, और नीचे पड़े पुरुष को बाहर निकलने दिया। ये देखकर, श्रीमती पांडे के पास खड़े दो पुरुष जल्दी से उस पुरुष को बाहर खींचने के लिए आए। कैसा रहा, नौजवान? अब तुम्हें पता चला कि वह कैसी औरत है। तुम जरूर उसके धोखे में आ गए होंगे। ऐसे में एक तरफ हट जाओ, मैं तुम्हारे लिए उसे वह सजा दूंगी जो वह हकदार है। श्रीमती पांडे, ये देखकर कि रोहन मल्होत्रा समझौता करते दिख रहे थे, जल्दी से बोली। हाँ, हट जाओ, नौजवान। सच औरत का बचाव करना इसके लायक नहीं है। वह हमदर्दी की हकदार नहीं है, न ही मदद की। आसपास के लोग और अधिक बोलने लगे, उनकी आवाजें और तेज हो गईं। वंदना जोशी ने देखा कि रोहन मल्होत्रा ने उस पुरुष को जाने दिया, उनकी आंखों में निराशा चमक उठी। उनके लिए, रोहन मल्होत्रा ने भी उन्हें छोड़ दिया था, और उनकी आखिरी उम्मीद अब बह रही थी। वंदना जोशी ने अपनी आंखें हल्के से बंद कर लीं, और आंसू रुक नहीं सके। इन सालों में उनकी कुर्बानियों ने उन्हें क्या लौटाया था। लंबा पुरुष एक दुष्ट मुस्कान के साथ पास आया, बिना कुछ कहे वंदना जोशी के कंधों को पकड़ा, और उन्हें बाहर खींचने की कोशिश की ताकि श्रीमती पांडे उनसे निपट सकें। तू औरत, मजबूत बनने का नाटक करती रह। लंबे पुरुष ने जोर से गाली दी, फिर श्रीमती पांडे से कहा, दीदी, मैं आपके गुस्से को इस पर कैसे उतारूं? श्रीमती पांडे उत्साहित हो गईं और कांपती हुई वंदना जोशी से मुस्कुराते हुए बोली, इसे बाहर ले जाओ और सबके सामने इसका अपमान करो, इसे अपनी सारी इज्जत खोने दो। इस तरह, मैं अपने दिल की आग को शांत कर सकती हूँ। ठीक है, बदसूरत पुरुष ने चिल्लाया। लंबे पुरुष ने एक रूखा कदम उठाया। वंदना जोशी चीखीं और बचने की कोशिश की, लेकिन उनकी बांह पकड़ ली गई। उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन यह व्यर्थ था। उसके सामने, वह इतनी असहाय थी कि उनके पास जवाब देने की ताकत भी नहीं थी। आखिरकार, उनके बीच ताकत का बहुत बड़ा अंतर था। उनके आसपास कुछ लोग इसे देख नहीं पाए, लेकिन और भी कई उत्साहित थे। लंबे पुरुष ने, ये देखकर कि वंदना जोशी अभी भी विरोध करने की हिम्मत कर रही थी, तुरंत उन्हें मारना चाहा। उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन वह किसी ने पकड़ लिया। वह हैरानी से सिर उठाकर देखा तो एक गंभीर चेहरा लिए रोहन मल्होत्रा दिखे। तुमने हद पार कर दी। वह सही है या गलत, ये बात अलग है, लेकिन मेरे सामने, एक औरत के साथ इतनी ज्यादती करना, सीधे हाथ उठाना, वाकई मुझे घृणा होती है। रोहन मल्होत्रा की आंखें भयानक रोशनी से चमक रही थीं, और लंबे पुरुष की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। इसके बाद, लंबा पुरुष रोहन मल्होत्रा के कंधे के ऊपर से उछाला गया, जोर से जमीन पर गिरा। वह बिल्कुल उठ नहीं सका। तुम, श्रीमती पांडे ने डर से रोहन मल्होत्रा की ओर इशारा किया। तुम क्या कर रहे हो? सबसे बदसूरत और नीच पुरुष, अपने भाई को जमीन पर आंखें घुमाते देखकर, भी डर गया और हैरानी से रोहन मल्होत्रा की ओर इशारा करने लगा। सच कहें तो, जब उन्होंने अभी लड़ाई शुरू की थी, तब वे निष्पक्ष नहीं खेल रहे थे, और रोहन मल्होत्रा ने ये देख लिया था। यही कारण था कि वह इतने गुस्से में थे। सार्वजनिक रूप से किसी को मारना शुरू से ही गलत था, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से इतने नीच होने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? रोहन मल्होत्रा ने बदसूरत पुरुष की ओर देखा। बदसूरत पुरुष इतना डर गया कि वह मुड़ा और श्रीमती पांडे के पीछे छिप गया। इस पल में, वंदना जोशी का शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। उनका चेहरा और आंखें डर से भरी थीं, उनके कपड़े फटे और मैले थे। रोहन मल्होत्रा चुपके से उनके पास गए, अपनी कोट उतारी और उनके ऊपर डाल दी।
वंदना जोशी, ये देखकर कि यह रोहन मल्होत्रा थे, अब अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी, जो उनके चेहरे पर बहने लगे। वह बेतहाशा रोहन मल्होत्रा की बांह से लिपट गईं, छोड़ने को तैयार नहीं थी। रोहन मल्होत्रा ने सांस छोड़ी और आसपास की भीड़ को देखा। आपकी तरह मैं भी उन लोगों से घृणा करता हूं जो दूसरों के परिवारों को तोड़ते हैं। ऐसे लोगों की निंदा की जानी चाहिए, यहां तक कि कानून द्वारा सजा दी जानी चाहिए। रोहन मल्होत्रा ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। तो तुमने ऐसा क्यों किया? श्रीमती पांडे ने गुस्से में पूछा। रोहन मल्होत्रा ने श्रीमती पांडे को ठंडी नजर से देखा। भावना और तर्क दोनों से आप पीड़ित हैं, लेकिन क्या आपको वाकई ऐसा करने का अधिकार है? उसे सार्वजनिक रूप से बिना रोक टोक अपमानित करना। वह एक इंसान है, क्या उसकी कोई गरिमा नहीं है? क्या वह वाकई इतनी जघन्य अपराधी है? क्या वह वाकई सड़कों पर घुमाकर और सार्वजनिक अपमान की हकदार है? और आपके पति, वह पुरुष जो चिकनी चुपड़ी बातें और मीठे शब्द बोलता है, जो आपकी पीठ पीछे दूसरी औरत के साथ आराम से था, वह कहाँ है? उसे बाहर क्यों नहीं खींचते कि हम देखें? रोहन मल्होत्रा ने तीव्रता से एक के बाद एक सवाल पूछे। श्रीमती पांडे एक पल के लिए बोलने की हालत में नहीं थी, लेकिन उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उनके कार्य गलत थे, यहां तक कि आलोचना और तिरस्कार के लायक, लेकिन आपने जो किया, वह भी मुझे घृणा देता है, रोहन मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा, और फिर आसपास के लोगों से चिल्लाया, पुलिस को बुलाओ। आसपास की भीड़ ने धीमी आवाज में बड़बड़ाना शुरू कर दिया, और अधिक से अधिक तर्कसंगत लोग कथानक को नियंत्रित करने लगे। विवाह में हस्तक्षेप करना शर्मनाक है, लेकिन आधिकारिक पत्नी की प्रतिक्रियाएं वाकई बहुत ज्यादा थीं। अरे, तुम अपने आप को क्या समझते हो, इतना ऊंचा और ताकतवर बनकर, रखेल का पक्ष ले रहे हो? तुमने किसी को मारा, और अभी भी सोचते हो कि तुम सही हो? श्रीमती पांडे, ये देखकर कि आसपास के लोगों का मिजाज बदल रहा था, अचानक चीखीं। रोहन मल्होत्रा हंसे। आप सही हैं, मैं सही कैसे हो सकता हूं? यह आप हैं जिन्हें सही होना चाहिए, रोहन मल्होत्रा ने कहा, जब वह वंदना जोशी के साथ बाहर निकले, जो अभी भी उनकी बांह से लिपटी थीं। लोग कभी कभी वाकई जानवरों की तरह होते हैं, अतार्किक, जैसे कि मैं अभी हूं। रोहन मल्होत्रा ने श्रीमती पांडे की ओर एक नजर डाली, उनके कदम रुके नहीं। इसलिए मैंने उनकी मदद की। चाहे आप हो या कोई और जो मुझे रोकना चाहता हो, कोशिश कर सकते हैं। पहले तर्क से बहस करें, फिर जब तर्क विफल हो तो सख्त हो जाएं। ऐसे रोहन मल्होत्रा ने आसपास के लोगों को बोलने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। श्रीमती पांडे ने मुंह खोला लेकिन बोल नहीं सकी। तर्कसंगत लोगों के सामने वह अतार्किक थी, लेकिन अतार्किक लोगों के खिलाफ वह अपने तर्क से कुचल सकती थी। हालांकि रोहन मल्होत्रा जैसे व्यक्ति के सामने, जो तर्क से बहस कर सकता था और भयंकर ढंग से लड़ सकता था, उनके पास कोई रणनीति नहीं बची थी। श्रीमती पांडे असहाय होकर देखती रहीं जब रोहन मल्होत्रा और उनका समूह उनके पास से गुजरा। बहू पर झपटना और लड़ना चाहती थी, लेकिन रोहन मल्होत्रा की ठंडी नजर ने उन्हें बता दिया कि भले ही वह एक औरत थी, रोहन मल्होत्रा कोई दया नहीं दिखाएंगे। श्रीमती पांडे हिलने की हिम्मत नहीं कर सकी। रोहन मल्होत्रा, वंदना जोशी की रक्षा करते हुए, बार तक चले गए और कैशियर की ओर एक डेबिट कार्ड उछाल दिया। जो चीजें टूटी, उनके लिए मैं 10 गुना राशि दूंगा। आज यहां हर कोई मुफ्त में पे पी सकता है, मेरी तरफ से। बिल चुकाओ। अध्याय 42। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। रोहन मल्होत्रा, वंदना जोशी की रक्षा करते हुए, द्वीप कॉफी से बाहर निकले। वंदना जोशी का चेहरा अभी भी कुछ हद तक उदास और खाली था। दोनों में से कोई नहीं बोला, चुपचाप सड़क पर चलते हुए, छायादार पेड़ों और भीड़ भाड़ वाली भीड़ के बीच से गुजरे। कुछ ब्लॉकों के बाद, एक शांत इलाके में, वंदना जोशी अचानक बैठ गईं, पहले धीरे धीरे सिसकते हुए, और फिर जोर जोर से बिलकर रोने लगीं। इस महिला का बाहरी आवरण मजबूत और ठंडा था, फिर भी उसका दिल सबसे नाजुक था। इससे भी घातक, उसे शर्मिंदगी का एहसास था। रोहन मल्होत्रा ने उन्हें सांत्वना देने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप उनके बगल में खड़े रहे। थोड़ी देर बाद, वह पास की एक दुकान की ओर चल पड़े। जब रोहन मल्होत्रा लौटे, तब तक वंदना जोशी का रोना कुछ हद तक थम गया था। उन्होंने अभी भी कोई सांत्वना नहीं दी, बल्कि उन्हें एक खुला हुआ टिश्यू का पैकेट थमा दिया। कुछ समय बीता, तब जाकर वंदना जोशी खड़ी हुई, उनका चेहरा उदास और अकेला था। उनका मेकअप बिगड़ गया था, लेकिन उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। क्या तुम वाकई मुझ पर तिरस्कार करते हो? वंदना जोशी ने रोहन मल्होत्रा से पूछा। जिंदगी में कई रास्ते हैं, और तुम उन्हें कैसे चुनते हो, ये तुम्हारा अपना फैसला है। दूसरे क्या कहते हैं, क्या उससे वाकई फर्क पड़ता है? रोहन मल्होत्रा ने शांति से कहा। मुझे बस तुम्हारे लिए अफसोस होता है। अफसोस? अफसोस? रोहन मल्होत्रा ने वंदना जोशी की ओर देखा, जिनकी आंखें अब हल्की सूजी हुई थीं लेकिन फिर भी सुंदर। ऐसी गर्वीली, खूबसूरत महिला, जो एक ऐसे पुरुष को चाहती है जो जिम्मेदारी नहीं लेता, क्या यह इसके लायक है? वंदना जोशी चुप रहीं।
जो पुरुष धोखा देते हैं वे अपने परिवार के प्रति गैर जिम्मेदार होते हैं। जो तुम्हें चाहते हैं लेकिन तलाक लेकर तुमसे शादी नहीं करना चाहते, वे तुम्हारे प्रति गैर जिम्मेदार हैं। एक गैर जिम्मेदार पुरुष, उसका क्या उपयोग है? रोहन मल्होत्रा ने सांस छोड़ी। श्रीमती पांडे भी कभी युवा थी। तुम भी बूढ़ी हो जाओगी और जब वह तुमसे थक जाएगा, घर उसका रहेगा और तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। तुम वाकई इसके लायक नहीं हो। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया। वंदना जोशी स्तब्ध रह गईं, खाली नजरों से देखती रहीं। उनका चेहरा रोने और हंसने का मिश्रण था। ये सब वह पहले से जानती थीं, लेकिन किसी ने कभी उनकी ओर इशारा नहीं किया था और वह हमेशा इस सच्चाई से जानबूझकर बचती रही थी। लक्ष्मण सिंह अब वह पुरुष नहीं थे जो पहले थे, फिर भी वह अतीत के प्रति आसक्त थीं। वंदना जोशी हंसी, उनके आंसू स्वतंत्र रूप से बह रहे थे। उनकी हंसी उनके सिसकियों से भी अधिक दुखद थी। रोहन मल्होत्रा ने अब उस महिला को और परेशान नहीं किया। कुछ चीजें उन्हें गंभीरता से सोचने की जरूरत थी। पता नहीं कितना समय बीता। मैं थक गई हूं, क्या तुम मुझे घर ले चल सकते हो? वंदना जोशी ने चक्कर खाते हुए पूछा। उनकी आवाज कमजोर थी। मैं तुम्हें घर ले चलूंगा, तुम्हें अच्छे से नहाने की जरूरत है। रोहन मल्होत्रा ने उनके कपड़ों की ओर इशारा किया। तब जाकर वंदना जोशी को एहसास हुआ कि उनके कपड़ों पर कॉफी के बड़े बड़े दाग लगे थे और बदबू अप्रिय थी, जो काफी शर्मनाक था। वंदना जोशी बहुत साफ सुथरी थी और अचानक उन्हें यह बर्दाश्त करना मुश्किल लगा। रोहन मल्होत्रा के उदासीन चेहरे को देखकर वंदना जोशी का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। पहले का दृश्य, इस पुरुष के सामने उनकी गंदी हालत में रोना, काफी शर्मनाक था। अनजान बनने का नाटक करते हुए रोहन मल्होत्रा ने एक टैक्सी बुलाई। वंदना जोशी यहां से ज्यादा दूर नहीं रहती थी। 15 मिनट की टैक्सी की सवारी ने उन्हें एक अच्छी जगह वाले मोहल्ले में पहुंचा दिया। रोहन मल्होत्रा उनके साथ समुदाय में गए, उन्हें घर तक छोड़ने। वंदना जोशी का घर बहुत साफ सुथरा था, लेकिन रोहन मल्होत्रा को वहां ठंडक का एक अंश महसूस हुआ। शायद एक ऐसी महिला जो लंबे समय से अकेली है, अपने घर को केवल रहने की जगह मानती है। आराम से बैठो, मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, वंदना जोशी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, रोहन मल्होत्रा का कोट धीरे से सोफे पर रखते हुए। इतनी साफ सुथरी होने के नाते उन्हें यह स्वाभाविक रूप से असहनीय लगा। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया और सोफे पर बैठ गए। कॉफी टेबल पर प्यारे और आकर्षक सजावटी सामान थे, जिन्हें रोहन मल्होत्रा थोड़ा खेलने से खुद को रोक नहीं सके। ऐसा लगता है कि वंदना जोशी के दिल में अभी भी एक छोटी सी लड़की का पक्ष है। बाथरूम से पानी की तेज आवाज आई और रोहन मल्होत्रा की नजर उस ओर चली गई। ईमानदारी से कहें तो वंदना जोशी बहुत आकर्षक महिला थी, उनकी हर चीज बेदाग थी। रोहन मल्होत्रा को आश्चर्य हुआ, ऐसी महिला लक्ष्मण सिंह जैसे पुरुष के लिए कैसे गिर सकती थी? शायद ये नियति है ना? प्यार की बातों को कौन वाकई समझ सकता है? जब रोहन मल्होत्रा अपने विचारों में खोए थे, अचानक बाथरूम से एक हैरान चीख सुनाई दी। क्या हुआ? रोहन मल्होत्रा खड़े हो गए और पूछा। थोड़े समय की चुप्पी के बाद वंदना जोशी ने शर्मीली आवाज में जवाब दिया, मैं बहुत जल्दी में थी, मैं अपना बाथरोब लाना भूल गई। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये बेडरूम की अलमारी में है। रोहन मल्होत्रा ठिठक गए। वंदना जोशी वाकई बिना कपड़े लाए बाथरूम में चली गई थी, लेकिन यह एक अकेली महिला के साथ। रोहन मल्होत्रा ने अजीब तरह से अपनी नाक छुई। आखिरकार वह बेडरूम में गए और आसानी से एक गुलाबी बाथरोब ढूंढ लिया, जिसमें से नाजुक खुशबू आ रही थी। रोहन मल्होत्रा बाथरोब पकड़े हुए बाथरूम के दरवाजे पर हिचकिचाए, फिर खटखटाया। मैं दरवाजा थोड़ा खोलूंगी, इसे अंदर से दे दो, वंदना जोशी ने धीरे से कहा। ठीक है। रोहन मल्होत्रा ने शांत होने का नाटक किया। बाथरूम का दरवाजा अचानक थोड़ा खुला और एक नाजुक गोरा हाथ तेजी से बाहर निकला, बाथरोब को छीन लिया। रोहन मल्होत्रा अचानक से इसे छोड़ नहीं सके। जब तक उन्हें खिंचाव महसूस हुआ, अंदर से एक आवाज आई, छोड़ दो। रोहन मल्होत्रा ने जल्दी से अपनी पकड़ छोड़ी। दरवाजे के पीछे से एक चीख आई, इसके बाद भारी गिरने की आवाज। रोहन मल्होत्रा को लगा कि यह जरूर दर्दनाक रहा होगा। धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया। वंदना जोशी ने अंदर से चिल्लाया, बाहर निकल जाओ। आज वह बहुत शर्मिंदा हो चुकी थी, बस रोहन मल्होत्रा का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। रोहन मल्होत्रा वास्तविकता में लौटे और मुड़कर जाने लगे। रुको, वंदना जोशी ने सख्ती से पुकारा। रोहन मल्होत्रा रुक गए, अनिश्चित थे कि पीछे मुड़े या नहीं। मैंने अपना पैर मोच लिया, मुझे बाहर निकालने में मदद करो, वंदना जोशी ने कहा, दरवाजा खोलते हुए पहले से ही एक तौलिए में लिपटी हुई थी। रोहन मल्होत्रा ने सावधानी से और धीरे धीरे उनकी मदद की, उन्हें कुर्सी पर बैठने में सहारा दिया। वंदना जोशी चुप रहीं। वास्तव में उन्हें अब नहीं पता था कि क्या कहना है। रोहन मल्होत्रा को भी यही महसूस हुआ, दोनों कुछ हद तक शर्मिंदा थे। आज की बात को मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उनकी नजरों में, दीदी, तुम अभी भी गौरव की मूर्ति हो, बेदाग।
रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए मजाक किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि वंदना जोशी गुस्से से उनकी ओर घूर रही थी, वह जल्दी से पीछे हट गए। वहीं रुको। वंदना जोशी का चेहरा लाल हो गया, उन्होंने धीमी आवाज में पुकारा। वह रोहन मल्होत्रा को कहना चाहती थी, धन्यवाद। दुर्भाग्य से, रोहन मल्होत्रा पहले ही दरवाजे से बाहर भाग चुके थे, उनकी बात सुन नहीं सके। ये लड़का वाकई तेज भागता है, वंदना जोशी ने दांत पीसते हुए बड़बड़ाया। रोहन मल्होत्रा बिल्डिंग से बाहर भागे, रास्ते में एक वैन के पास से गुजरे। वैन के अंदर कई जोड़ी आंखें उनके जाने का पीछा कर रही थीं। मैंने कहा था न, वह एक छोटा आशिक रख रही है। श्रीमती पांडे वाहन के अंदर से गुस्से में बोली, अब जब वह छोटा आशिक चला गया है, ऊपर जाओ और उन्हें पकड़ो। अध्याय 43, अपहरण। दीदी, क्या हम वाकई ऐसा करने जा रहे हैं? मोटे, लंबे और बदसूरत तीन पुरुषों में से बदसूरत वाला स्वभाव से डरपोक था, और अब वह कुछ हद तक चिंतित था। ये गैरकानूनी है और अगर हम पकड़े गए, हमें जेल हो सकती है। बदसूरत पुरुष ने गटकते हुए सावधानी से याद दिलाया। गैरकानूनी? हमने कौन सा कानून तोड़ा? श्रीमती पांडे ने बदसूरत पुरुष के चेहरे पर थप्पड़ मारा, दांत पीसते हुए कहा, वंदना जोशी ने दूसरी औरत के पुरुष को लुभाया, एक परिवार को बर्बाद किया, क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है? कानून को हमारे जैसे पीड़ितों की रक्षा करनी चाहिए। अगर किसी को जेल जाना चाहिए, तो वह वंदना जोशी होनी चाहिए। हम यहाँ न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने भी तो यही कहा था, नागरिकों को जेबकतरों को रोकने का अधिकार है, चोरी को रोकने के लिए तो फिर एक व्यक्ति को चुराने की बात तो दूर है। श्रीमती पांडे ने दृढ़ विश्वास के साथ बोला, उनके उग्र चेहरे ने बदसूरत पुरुष को डर से अपनी गर्दन सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगता है कि दीदी जो कह रही हैं, वह सही है। लंबे ने अपनी आस्ती हने चढ़ाकर सहमति जताई। दीदी जो कहें, हम वही करेंगे, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? मोटे पुरुष, जिसे रोहन मल्होत्रा ने काला आंख दिया था, ने भी बदसूरत पुरुष को भयंकर करे देखा। बदसूरत पुरुष इन लोगों की डांट से सिर झुका लिया और फिर दांत काट कर बोला, ठीक है, चलो करते हैं। मेरी अपनी आंटी को ताकतवर किया गया है, अगर मैं उनकी मदद नहीं करूंगा तो किसकी मदद करूंगा? अब बात बनी। श्रीमती पांडे ने संतुष्टि से सिर हिलाया। तीनों पुरुषों ने प्रत्येक ने एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट यूनिफॉर्म का टुकड़ा लिया, जल्दी से उसे पहना, और प्रत्येक ने एक टोपी पहनी, टोपी का किनारा नीचे खींच लिया। वे एक के बाद एक गाड़ी से उतरे और सीधे अपार्टमेंट बिल्डिंग की ओर बढ़े। श्रीमती पांडे गाड़ी में बैठी थीं, खिड़की के बाहर बिल्डिंग की ओर देखते हुए, उनके मुंह में एक खतरनाक मुस्कान थी। चालाक छोटी चुड़ैल, बिना अपने सुंदर लड़के रोहन के मदद के, आज देखती हूं तू मेरे हथेली से कैसे बचती है। उस पल कमरे के अंदर वंदना जोशी बिस्तर पर बैठी थी, अपने घुटनों को गले लगाए और खाली नजरों से देख रही थी। उनके गोरे, नाजुक पैर एक साथ थे, उनकी उंगलियां मोटी और परिपूर्ण थीं जैसे रेशम के कीड़े, सिवाय उनके बाएं टखने के पास कुछ हल्के नीले निशानों के। रोहन मल्होत्रा का नर्म चुंबन ने उन्हें एक अवर्णनीय अनुभूति दी थी। गुस्सा नहीं, शर्मिंदगी भी नहीं, वंदना जोशी को बस और अधिक उलझन महसूस हुई। वह और लक्ष्मण सिंह उस बिंदु पर पहुंच चुके थे जहां से कोई वापसी नहीं थी। ऐसे समय में वह किसी अन्य पुरुष के लिए भावनाएं कैसे विकसित कर सकती थी? वंदना जोशी ने खुद को भी तिरस्कृत किया। शायद मैं वाकई एक अच्छी औरत नहीं हूं, उन्होंने खुद से बड़बड़ाया, एक उंगली बढ़ाकर अपने पैर के नीले निशान वाले हिस्से को धीरे से दबाया, जहां अभी भी चुभन का दर्द था। वंदना जोशी ने अब इसके बारे में न सोचने की कोशिश की और बिस्तर से उतरने का प्रयास किया। उनके पैर में दर्द था, लेकिन वह इसे सहन कर सकती थी। सावधानी से वंदना जोशी अलमारी की ओर बढ़ी, घर के कपड़े निकाले और पहने, और फिर धीरे धीरे लिविंग रूम की ओर गईं। कॉफी टेबल के नीचे कुछ लाल तेल था। सोफे से गुजरते हुए वंदना जोशी की नज़र एक जैकेट पर पड़ी, रोहन मल्होत्रा की जैकेट। द्वीप कॉफी में हुए दृश्य को याद करते हुए, वह पुरुष, जो न तो लंबा था और न ही प्रभावशाली, फिर भी उनके लिए तूफान से ढाल बन सका। वंदना जोशी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। रोहन मल्होत्रा, वह वाकई एक अच्छा पुरुष था। सोफे पर चुपचाप बैठी वंदना जोशी उस पल को, उस चुंबन को याद करने से खुद को रोक नहीं सकी, उनके गाल हल्के लाल हो गए। कितना अफसोस, मैं अपने सर्वश्रेष्ठ वर्षों में ऐसे उत्कृष्ट पुरुष से नहीं मिली। शायद मुझे अब औरों पर विपत्ति नहीं लानी चाहिए। वंदना जोशी की मुस्कान थोड़ी कड़वी हो गई क्योंकि उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। ये शहर, जहां वह कुछ सालों से रह रही थी, वह जगह भी थी जिसने उन्हें गहरी चोट दी थी। इस जगह में वह कोई खुशी नहीं थी जिसकी वह चाहत रखती थी। ये समय था जाने का। वंदना जोशी को अचानक एक तीव्र इच्छा हुई, शायद यहां से दूर करके वह नया शुरू कर सकती थी। दरवाजे के बाहर एक नर्म खटखट की आवाज अचानक सुनाई दी। वंदना जोशी चौंक गईं और सहज ही सोफे पर पड़ी जैकेट की ओर देखा। क्या रोहन मल्होत्रा लौट आया था? क्या वह अपनी जैकेट लेने आया था? अब और खटखटाने की जरूरत नहीं, दरवाजा खुला है, बस अंदर आ जाओ। वंदना जोशी ने अपने थोड़े बिखरे बालों को ठीक किया,
अपनी भावनाओं को स्थिर किया और दरवाजे के बाहर वाले व्यक्ति को पुकारा। दरवाजे पर मोटा पुरुष, लंबा वाला और बदसूरत पुरुष सब हैरान रह गए, एक दूसरे को उलझन में देख रहे थे। चीजें योजना के अनुसार नहीं चल रही थीं। मैंने तो अभी तक नहीं कहा कि मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से हूं, पानी का मीटर चेक करने आया हूं और वह मुझे बस अंदर आने को कह रही है। बदसूरत पुरुष चिंतित होकर बोला, क्या कोई समस्या हो सकती है? इतना क्यों सोच रहा है? बस अंदर चल, लंबे पुरुष ने अधीरता से कहा। दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। मोटा पुरुष पीछे पीछे चला और बदसूरत पुरुष, सतर्क और सावधान, आखिरी में आया, लगातार इधर उधर देखता हुआ। वंदना जोशी इस बात से जूझ रही थी कि रोहन मल्होत्रा का सामना कैसे करना है और पहले की अजीब स्थिति के बाद कैसा रवैया अपनाना है। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि 3 पुरुष कमरे में घुस आए थे। हालांकि उन्होंने कपड़े बदल लिए थे और टोपी पहन रखी थी, वंदना जोशी ने एक नज़र में पहचान लिया कि ये वही लोग थे जो द्वीप कॉफी में थे। तुम क्या कर रहे हो? वंदना जोशी डर से उछल पड़ी, जल्दी से खड़ी हो गईं। चुप रहो, वरना मैं अच्छा नहीं करूंगा। लंबे पुरुष ने पहले से तैयार की गई रस्सी निकाली और एक भयानक नज़र के साथ उनकी ओर झपटा। जल्दी, इसे बांध दो, मुंह बंद करो, इसे शोर मचाने मत दो। मोटे पुरुष ने उन्माद में कहा, आगे बढ़कर मदद करने। अपनी घबराहट में वंदना जोशी ने जो कुछ भी हाथ में आया उसे दोनों पुरुषों पर फेंक दिया। लंबे पुरुष और मोटे पुरुष ने दोनों तरफ से हमला किया और आखिरकार वंदना जोशी को काबू में कर लिया, उन्हें बांध दिया और उनके मुंह में गैग डाल दिया। हालांकि दोनों पुरुषों के चेहरों पर अब खरोंच के निशान थे। आउच, इस शापित औरत ने मुझे बुरी तरह चोट पहुंचाई, मोटा पुरुष दर्द से सिसकिया। बदसूरत पुरुष को दरवाजे पर बेवकूफी से खड़ा देखकर वह गुस्से में बोला, तू वहां क्या बेवकूफी से खड़ा है? जा, अंदर से एक कंबल ले आ और इस औरत को लपेट कर ले चल। बदसूरत पुरुष घबराहट में मोटे पुरुष की गालियों के बीच बेडरूम में भागा, एक कंबल लेकर लौटा। बंधी हुई वंदना जोशी कमजोरी से छटपटाई क्योंकि उन्हें कंबल में लपेटा गया। दोनों सिरों पर कपड़े ठूंसे गए, जिनमें से एक रोहन मल्होत्रा की जैकेट थी। ये करते समय बदसूरत पुरुष ने सावधानी से वंदना जोशी के लिए सांस लेने की जगह छोड़ दी, क्योंकि अगर उनका दम घुट गया तो स्थिति वाकई बढ़ जाएगी। मोटे पुरुष और लंबे पुरुष ने वंदना जोशी को उठाया, जबकि बदसूरत पुरुष ने जल्दी से टीवी सेट पकड़ा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। तू वह क्यों ले रहा है? लंबे पुरुष ने हैरानी से पूछा। ये दिखाने के लिए कि हम एक मूविंग कंपनी हैं, बदसूरत पुरुष ने समझाया। वाजिब बात है। मोटे पुरुष और लंबे पुरुष ने एक दूसरे को देखा और सहमति में सिर हिलाया। तीनों जल्दी से नीचे उतरे। देखे जाने से बचते हुए उन्होंने लिफ्ट लेने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय सीढ़ियां लीं। गाड़ी में श्रीमती पांडे बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। फिर अचानक उन्होंने 3 भाइयों को जल्दी से बाहर आते और एक लपेटा हुआ कंबल उठाए देखा। वे उसे पकड़ चुके हैं। श्रीमती पांडे की आंखें चमक उठीं और उन्होंने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला। सबने मिलकर वंदना जोशी को वाहन में फेंका और फिर सब अंदर घुस गए। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, वैन ने काले धुएं का एक गुबार छोड़ा और उड़ते हुए तेजी से चली गई। जैसे ही गाड़ी चली, एक आकृति बेतहाशा दौड़ती हुई आई। रोहन मल्होत्रा फिर से वापस। वैन जहां खड़ी थी वहां पहुंचकर रोहन मल्होत्रा ने संदेहपूर्ण नजरों से पीछे हटी गाड़ी को देखा। वह अपनी जैकेट लेने के लिए वापस आया था, लेकिन दूर से उसने कई परिचित आकृतियां देखीं। द्वीप कॉफी में श्रीमती पांडे के साथ वाला विशिष्ट समूह। वे यहाँ क्यों होंगे? रोहन मल्होत्रा के मन में एक तीव्र बेचैनी उमड़ी। उनमें से 2 एक लपेटा हुआ कंबल भी उठाए हुए थे, जो छटपटा रहा था जैसे कि उसमें कोई जीवित चीज थी। बिना एक शब्द कहे रोहन मल्होत्रा बिल्डिंग में दौड़ा, जितनी तेजी से हो सके ऊपर की ओर भागा। जब वह वंदना जोशी के घर पहुंचा, दरवाजा खुला था। हर जगह बिखरे हुए सामान को देखकर रोहन मल्होत्रा का चेहरा अंधेरा हो गया, जैसे तूफानी बादल इकट्ठा हो रहे हों। वंदना जोशी का अपहरण हो गया था। अध्याय 44। मुझे 100 लोग चाहिए। हमें पुलिस को बुलाना होगा। ये रोहन मल्होत्रा की पहली प्रतिक्रिया थी। उसने अपना सेलफोन निकाला, नंबर पहले से ही डायल कर लिया था, लेकिन कॉल करने में हिचकिचाया। पुलिस को बुलाएं। वह क्या कहेगा? क्या वे कार्रवाई करेंगे अगर उसने कहा कि उसने एक महिला का अपहरण होते देखा? यहां तक कि अगर पुलिस ने जांच की तो क्या होगा अगर अपहरणकर्ताओं ने सब कुछ नकार दिया और उसे छिपा लिया? वंदना जोशी, क्या वे इंतजार कर सकते थे? वे लोग उसके साथ क्या करेंगे? रोहन मल्होत्रा की नज़र तीखी थी। यह उसके सामने हुआ था, वह इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। रक्तकमल त्रिवेणी चौक के सहायक प्रबंधक लक्ष्मण सिंह की पत्नी और उनके भाइयों के निवास का पता ढूंढो। रोहन मल्होत्रा ने एक पल सोचा, साथ ही शहर में उनकी सभी किराए की रजिस्ट्रेशन, होटल रिकॉर्ड और संपत्ति की जानकारी खोजो। समझ गया, खोज रहा हूँ। खोज पूरी। रक्तकमल ने तेजी से जवाब दिया। रोहन मल्होत्रा के दिमाग में जानकारी सूचीबद्ध की, जल्दी से डुप्लीकेट और पुराने डेटा को हटा दिया।
5 स्थान तक। रोहन मल्होत्रा ने भौहें सिकोड़ लीं। ये 5 स्थान इंद्रपुर शहर में फैले हुए थे, वह समय पर प्रत्येक तक नहीं पहुंच पाएगा। रोहन मल्होत्रा अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं सका। बेचैनी धीरे धीरे फैल रही थी। उसने लिफ्ट न लेने का फैसला किया, इसके बजाय सीढ़ियों से नीचे भागा। अब जल्दबाजी से समस्या हल नहीं होगी, उसे खुद को शांत करना होगा। जैसे ही रोहन मल्होत्रा सीढ़ियों से उतरने की यांत्रिक गति दोहराता रहा, उसने पूरी स्थिति को सावधानी से सोचा। उन लोगों ने किसी का अपहरण करने की हिम्मत की, लेकिन वे निश्चित रूप से व्यस्त इलाकों से नहीं गुजरेंगे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सख्त ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी हो, और वे जिले पार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस तरह 2 स्थानों को हटाया जा सकता था, जिससे केवल 3 बचे। लेकिन फिर भी वह अकेला बहुत पतला फैला हुआ था। मुझे मदद चाहिए, बहुत सारी मदद। जब तक रोहन मल्होत्रा सीढ़ियों के नीचे पहुंचा, तब तक उसके पास एक विचार था। बिल्डिंग के आधार पर उसने अपनी सांसें स्थिर कीं। रक्तकमल, मुझे सबसे नज़दीकी सिक्योरिटी कंपनी का फ़ोन नंबर ढूंढो। रोहन मल्होत्रा ने अपना फ़ोन निकाला। हाँ मालिक, रक्तकमल ने पालन किया, और फ़ोन नंबर तुरंत रोहन मल्होत्रा के दिमाग में प्रकट हुआ। रोहन मल्होत्रा ने नंबर डायल किया, चुपचाप इंतजार करते हुए। कुछ सेकंड बाद एक सुखद महिला आवाज़ आई, स्पष्ट और सुखदायक। हेलो, ये जय शील्ड सिक्योरिटी कंपनी है, मैं कस्टमर सर्विस नंबर 9 हूँ। मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ? मुझे 100 पूरी तरह से सशस्त्र सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, वाहनों के साथ, अभी मेरे स्थान पर। क्या ये हो सकता है? रोहन मल्होत्रा ने गंभीरता से कहा। समय कीमती था, उसने एक शब्द भी बर्बाद नहीं किया। कस्टमर सर्विस नंबर 9, जिसने चुपके से दही का एक घूंट लिया था, ने लगभग आधा उगल दिया। 100 सिक्योरिटी गार्ड, वाहनों के साथ। आमतौर पर कंपनियां या व्यक्ति जो सिक्योरिटी गार्ड किराए पर लेते हैं, 4 या 5 की मांग करते हैं। एक आयोजन के लिए 1 दर्जन भी बहुत माना जाता है। इंद्रपुर जैसे शहर में, जो अपनी उत्कृष्ट सार्वजनिक सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है, अचानक 100 लोगों की जरूरत। क्या यह आदमी पागल हो गया था? महोदय, क्या आप दोहरा सकते हैं, कृपया? आपको कितने लोग चाहिए? अपने प्रशिक्षण के बावजूद कस्टमर सर्विस नंबर 9 हकलाने से खुद को रोक नहीं सकी। 100 वाहनों के साथ, 10 मिनट के भीतर इकट्ठा होने के लिए, मेरे आदेश का पालन करने के लिए। रोहन मल्होत्रा की आवाज भारी थी, पैसा कोई समस्या नहीं है। ओह ओह, कृपया एक पल रुकें, मुझे अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करना होगा। कस्टमर सर्विस नंबर 9 घबरा गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उनके बोनस प्रदर्शन से जुड़े थे। 100 लोगों का एक बड़ा ऑर्डर। कस्टमर सर्विस एजेंट शांत नहीं रह सकी और जनरल मैनेजर के ऑफिस की ओर भागी। अन्य कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि सतर्क हो गए और उत्सुकता से देखने लगे। क्या वह लड़की आज पागल हो गई थी? जय शील्ड के सीईओ मोहन अभी अभी अपने ऑफिस से निकले थे। कस्टम उनकी काली सामरिक पोशाक और कॉम्बैट बूट्स में, वह राजसी और युवा महसूस कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने 1 दशक कम कर लिया हो। जैसे ही वह बाहर निकले, महिला कस्टमर सर्विस एजेंट ने उनके साथ लगभग टक्कर मार दी, उन्हें वापस अंदर भेजते हुए। आउच, तू लड़की, क्या पागल हो गई है? क्या कोई शिष्टाचार बाकी नहीं है? मोहन की हालत खराब थी, उन्हें बहुत बड़ा डर लगा था। बॉस, ये गंभीर है, कुछ बड़ा हुआ है। तुझ पर कुछ बड़ा हुआ है, क्या तू ठीक से बोल नहीं सकती? मोहन ने उसे घूरा। गुणवत्ता, आहा, टीम की गुणवत्ता निर्माण वाकई जरूरी है। सर्विस डेस्क नंबर 9 की महिला ने गहरी सांसें लेने की कोशिश की, खुद को शांत करने की कोशिश की और जल्दी से बोली, मुझे अभी एक कॉल आया, दूसरा पक्ष 100 सिक्योरिटी गार्ड की मांग कर रहा है, उपकरण और वाहनों सहित। 100 सिक्योरिटी गार्ड। मोहन का बनाया हुआ मोर्चा तुरंत रह गया। उनकी कंपनी के लिए यह निश्चित रूप से साल का सबसे बड़ा ऑर्डर था। क्या कोई मेगास्टार यहां कॉन्सर्ट करने आ रहा है? मोहन ने अविश्वास में कहा। लेकिन मेगास्टार के अलावा कौन उनकी तलाश करेगा? मोहन को कुछ गड़बड़ लगी और संदेहपूर्ण नजरों से सर्विस डेस्क की महिला को देखा। उन्होंने सिर्फ फोन किया, दूसरा पक्ष कंपनी में व्यक्तिगत रूप से बात करने क्यों नहीं आया? क्या ये कोई परेशानी पैदा कर रहा है? सर्विस डेस्क नंबर 9 की महिला स्तब्ध रह गई। वास्तव में उसने इतना दूर नहीं सोचा था। चलो, मैं देखता हूँ। मोहन उत्साहित थे और निराश होने से डरते थे, और वह सर्विस डेस्क नंबर 9 के वर्क स्टेशन की ओर भागे। जब रोहन मल्होत्रा इंतजार कर रहा था, उसने अपनी अटकलों को फिर से दोहराया। वे लोग आज खुलेआम परेशानी मचाने आए थे, वे बहुत ध्यान देने योग्य थे। अगर यह पहले से योजनाबद्ध होता, तो वे इतने लापरवाह नहीं होते। यह जरूर एक त्वरित निर्णय था। रोहन मल्होत्रा, रक्तकमल द्वारा खोजे गए नक्शे की जानकारी को मिलाकर यहां से फैलना शुरू किया, सड़क जाम, चेकपॉइंट्स आदि की सभी तरह की स्थितियों को सारांशित किया। उसने एक संभावना को हटाया और 2 स्थानों की पुष्टि की। हेलो महोदय, क्या आप वही हैं जिन्हें 100 सिक्योरिटी कर्मियों की जरूरत है? दूसरी ओर से कॉल आखिरकार आई। यह एक मध्यम आयु के पुरुष की स्थिर आवाज थी। हाँ, यह मैं हूं, रोहन मल्होत्रा ने गंभीरता से जवाब दिया।
और मिलान करने वाले वाहन और उपकरण। हाँ, ऐसे सेटअप के लिए प्रति व्यक्ति के आधार पर एक व्यक्ति के लिए एक दिन का खर्चा 1000 रुपये होगा। दूसरी ओर से सावधानी से उद्धृत किया गया, निश्चित रूप से बहुत बड़ा चढ़ाकर। मैं आपके लोगों को केवल एक दिन के लिए इस्तेमाल करूंगा और मैं आपको दोगुनी कीमत दूंगा। रोहन मल्होत्रा ने गंभीरता से कहा, मेरी एकमात्र मांग है कि आपको 10 मिनट के भीतर पूरी तरह से तैयार होना होगा और यहां पहुंचना होगा। रोहन मल्होत्रा ने जांच की थी, जयशील सिक्योरिटी उसकी लोकेशन के सबसे नजदीक थी, बस कुछ मिनट की ड्राइव दूर। दोगुनी कीमत। मोहन चौंक गए। ऐसे कौन सौदा करता है, पैसे को यूं ही उड़ाते हुए? यह आप किसी से लड़ाई करने की योजना तो नहीं बना रहे ना? हम गैरकानूनी काम नहीं करते, मोहन ने चेतावनी दी। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। अब आपके पास 9 मिनट और 20 सेकंड बचे हैं, वरना मैं दूसरी कंपनी की ओर रुख करूंगा। रोहन मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, हम ये काम लेंगे। मोहन इस ग्राहक को खोने से डरते हुए जल्दी से सहमत हो गए, फिर जोड़ा, प्रक्रिया के अनुसार आपको कुछ दस्तावेज भेजने होंगे। अगर यह जरूरी है तो हम इसे बाद में संभाल सकते हैं, लेकिन आपको 2 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि वाला एक क्रेडिट कार्ड प्रदान करना होगा। क्रेडिट कार्ड की जानकारी बहुत कुछ बता सकती है और यह भी पुष्टि कर सकती है कि व्यक्ति के पास पर्याप्त धन है, उन्हें बेवकूफ नहीं बना रहा। रोहन मल्होत्रा ने सहमति का एक स्वर निकाला, जैसे समझ गया हो। उसने अपना प्लेटिनम कार्ड निकाला, जिसमें 10 लाख रुपये से अधिक थे और जिसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। ध्यान से सुनो, मुझे नहीं पता कि यह कार्ड किस बैंक का है। मैं तुम्हें अभी कार्ड नंबर दे रहा हूं। तुम्हें इसे अपने सिरे पर सत्यापित करने में सक्षम होना चाहिए और मैं तुम्हें एक अतिरिक्त मिनट देता हूं। रोहन मल्होत्रा ने एक नंबरों की स्ट्रिंग पढ़ी। मोहन ने जल्दी से नंबर नोट किया और बैंकिंग सिस्टम को सत्यापन अनुरोध भेजा। उनके पास सहकारी संबंध थे। थोड़ी देर बाद एक कॉल वापस आया। मैं इंद्रपुर सिटी बैंक का प्रेसिडेंट ओम प्रकाश गुप्ता हूं, ये कार्ड किसका है? मोहन का चेहरा अजीब हो गया। इंद्रपुर सिटी बैंक के प्रेसिडेंट ओम प्रकाश गुप्ता व्यक्तिगत रूप से कॉल कर रहे हैं। मैं जयशील सिक्योरिटी से मोहन हूं, प्रेसिडेंट गुप्ता। स्थिति यह है, मोहन ने जल्दी से जानकारी दी। कॉल के दौरान मोहन महसूस कर सकते थे कि प्रेसिडेंट ओम प्रकाश की सांसें कुछ भारी लग रही थीं। मोहन, कार्ड वैध और प्रामाणिक है, लेकिन मुझे खेद है कि मैं कार्ड धारक की जानकारी प्रकट नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट ओम प्रकाश ने तुरंत कहा, हम कई सालों से पुराने दोस्त हैं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। अपने लोगों के साथ तुरंत शुरू करो। और अगर तुम पैसे की चिंता कर रहे हो तो मेरा सिटी बैंक इसे कवर कर सकता है। अध्याय 45। बॉस पागल हो गया है। प्रेसिडेंट ओम प्रकाश गुप्ता के साथ फोन बंद करने के बाद मोहन कुछ हद तक चक्कर में था। नंबर 9 कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि ने उसे अजीब तरह से देखा। बॉस, क्या बात है, क्या हम उन पर भरोसा कर सकते हैं? हम भरोसा कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। मोहन ने अनमने ढंग से जवाब दिया और फिर अचानक खड़ा हो गया, जिससे युवा कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि चौंक गई। मोहन की आंखें चमक रही थीं, यहां तक कि उनमें तेजस्विता झलक रही थी। अगर प्रेसिडेंट गुप्ता जैसे सतर्क व्यक्ति ऐसा कुछ कह सकता है, तो ये 2 लाख रुपये के सौदे का साधारण मुद्दा नहीं था। उस व्यक्ति को जीतना होगा। इस सहयोग में हमें अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। मोहन ने अपने भीतर से गर्मी की एक लहर महसूस की। उसने अपनी मेज को जोर से थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया, दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। थप थप थप, जैसे गड़गड़ाहट वाले ढोल। ऑफिस में सभी लोग चौंक गए। कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि 1 से 8 तक सभी ने मुड़कर देखा। अब से सभी लोग जो कर रहे हैं उसे रोक दें, जिन सौदों पर बातचीत कर रहे हैं उन्हें होल्ड पर रखें, आसपास के सभी फ्रंटलाइन स्टाफ को वापस बुलाएं और सभी वाहनों को तैयार करें। लॉजिस्टिक्स उपकरण स्टोर रूम खोलें और सबसे अच्छा गियर निकालें। मोहन ने तेज तर्रार तोप की तरह आदेश दिए, अपनी आवाज फटने तक चिल्लाया, हम 5 मिनट में निकल रहे हैं, जो वापस नहीं आ पाएगा उसका इंतजार नहीं होगा। सभी की नजरें हैरानी से मोहन की ओर मुड़ी। बॉस पागल हो गया है। आप अभी भी क्या देख रहे हैं, जल्दी करो और मेरे लिए 100 लोग ढूंढो। अगर इतने नहीं मिले तो बगल के मार्शल आर्ट स्कूल में जाओ। बाहरी मदद के लिए मैं एक दिन में तिगुनी मजदूरी दूंगा। मोहन वाकई पागल हो गया था। तिगुनी। सभी कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि हक्के बक्के रह गए। 5 मिनट में काम पूरा करो और मैं इस महीने तुम्हारी तनख्वाह दोगुनी कर दूंगा। मोहन ने घूरा, अब चलो। 1 महीने की दोगुनी तनख्वाह। ऑफिस में हड़कंप मच गया। फोन चीखों के साथ डायल किए गए। एक पुरुष कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि फोन पर था, जबकि वह उन्माद में अपने काम के कपड़े उतार रहा था, जल्दी से फील्ड सर्विस की पोशाक में बदल रहा था। मोहन ने संतुष्टि से देखा। काश हम हर दिन ऐसी दक्षता रख पाते तो कंपनी कैसे न फलती फूलती। इस बार मैं खुद टीम का नेतृत्व कर रहा हूं। मोहन ने अपने कपड़े ठीक किए, उनका चेहरा गंभीर था। रोहन मल्होत्रा आवासीय परिसर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, कुछ हद तक चिंतित दिख रहा था। उसने तय कर लिया था कि क्या करना है, अब बाकी था लोगों के आने का इंतजार। इस दौरान वंदना जोशी के साथ कुछ गलत न हो जाए।
जैसे ही रोहन मल्होत्रा अधीर होने लगा, दूरी में 10 चांदी की एमपीवी, जिनके सामने धातु की जालियां और एक विशाल बैंगनी ढाल थी, गरजते हुए आईं। जयशील सिक्योरिटी कंपनी आखिरकार पहुंच गई थी। पहले वाहन में स्वयं मोहन था। यहाँ रोहन मल्होत्रा ने हाथ हिलाकर इशारा किया। उस पल वंदना जोशी एक कंबल में लपेटी गई थी। उन्हें घुटन महसूस हो रही थी लेकिन दम नहीं घुट रहा था। फिर भी लंबे समय तक ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण बेहोश हो सकती थी। वह चुपके से रो रही थी, डर और असहायता दोनों महसूस कर रही थी। गाड़ी आखिरकार रुकी और वह हल्के हल्के श्रीमती पांडे की आवाज सुन सकी, जल्दी जल्दी उसे ऊपर ले जाओ, दूसरों को देखने मत दो। वंदना जोशी को किसी के कंधे पर उठाया गया और कांपते हुए ऊपर की ओर ले जाया गया। ऐसा लग रहा था जैसे सीढ़ियां चढ़ रहे हों। उन्होंने छटपटाने की कोशिश की, केवल एक भयंकर आवाज से चेतावनी मिली, जो धीमे स्वर में बोली, अगर तू और हिली तो मैं तुझे बेहोश कर दूंगा। कंबल में लपेटे होने से कोई बाहरी चोट नहीं दिखेगी, लेकिन कंकशन तो होगा ही। अगर तू बेवकूफ नहीं बनना चाहती तो चुपचाप रह। वंदना जोशी ने अब हिलने की हिम्मत नहीं की। जो कुछ अनंतकाल जैसा लगा, उसके बाद वे आखिरकार चढ़ना बंद हुए और एक सपाट क्षेत्र में प्रवेश किया। कंबल में लपेटी हुई वंदना जोशी को बेरहमी से फर्श पर फेंक दिया गया। जैसे ही कंबल खोला गया, वंदना जोशी ने डर से ऊपर देखा, कई चेहरों को उन पर हंसते हुए देखा। एक कुर्सी लाओ और इसे उस पर बांध दो, श्रीमती पांडे ने क्रूरता से हंसते हुए कहा। वंदना जोशी का चेहरा जोर से पकड़ लिया। तू गंदी औरत, मेरे पति को लुभाने वाली। तुझे अफसोस होगा कि तूने ऐसा किया। वंदना जोशी को कुर्सी पर मजबूती से बांध दिया गया। वह न तो छटपटा सकती थी और न ही हिल सकती थी। उस पल वह शांत हो गईं, श्रीमती पांडे की ओर देखते हुए। उसके मुंह से गैग निकालो, मुझे उससे कुछ कहना है। श्रीमती पांडे ने इशारा किया। लंबा पुरुष उनके पास आया, वंदना जोशी की ओर इशारा करते हुए धमकाया, मैं इसे अब निकाल रहा हूं, लेकिन तू चिल्लाना मत। मैंने इस जगह को अच्छे से साउंड प्रूफ किया है, कोई तुझे नहीं सुनेगा। अगर तूने जरा भी आवाज की तो मैं तुझे एक थप्पड़ दूंगा। एक गलत कदम और मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा, तो मुझे सख्त होने के लिए दोष मत देना। वंदना जोशी ने लंबे पुरुष के खुरदुरे हाथों को डर से देखा और डरते डरते सिर हिलाया। उसके मुंह से रुई का गैग निकालने के बाद वंदना जोशी ने हाँफते हुए सांस ली। घटिया औरत, शायद तुझे कभी नहीं लगा कि तू ये दिन देखेगी। श्रीमती पांडे वंदना जोशी के सामने झुकी। उनका चेहरा क्रूरता और आनंद का एक विकृत मिश्रण था, हल्का सा मुड़ा हुआ। तुम जो कर रहे हो वह गैरकानूनी नजरबंदी है, ये कानून के खिलाफ है और तुम जेल जा सकते हो। वंदना जोशी खुद को रोक नहीं सकी और बोली। लक्ष्मण सिंह के साथ उनके संबंध में बचाव के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब उनकी एकमात्र उम्मीद थी कि ये लोग आवेश में काम कर रहे थे और परिणाम समझने के बाद उन्हें छोड़ देंगे। मुझे छोड़ दो और मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे दिखाऊंगी। मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। वंदना जोशी ने तुरंत वादा किया। गैरकानूनी, श्रीमती पांडे ने एक थप्पड़ मारा, जिससे वंदना जोशी का गोरा गाल तुरंत लाल हो गया। उनके नाजुक होठों से गहरा लाल रक्त बहने लगा। मुझसे कानून की बात करती है, जब तू किसी का घर उजाड़ रही थी वह गैरकानूनी है। श्रीमती पांडे ने पागलपन से हंसते हुए कहा, लगता है तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं तुम जैसी औरतों को बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। वंदना जोशी ने श्रीमती पांडे को क्रोधित कर दिया था। क्या मुझे तेरी कुछ तस्वीरें लेनी चाहिए या उस चेहरे को ठीक करना चाहिए? मुझे लगता है कि हम पहले तेरा हेयर स्टाइल बदलकर शुरू करेंगे। श्रीमती पांडे ने वंदना जोशी के बालों का एक गुच्छा पकड़ा और उसे खींच लिया। वंदना जोशी दर्द से चीखी। उनका मुंह तुरंत लंबे पुरुष के बड़े खुरदुरे हाथ से ढक दिया गया। श्रीमती पांडे आगे बढ़ने ही वाली थी कि एक रिंगटोन ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने अपना सेल फोन निकाला और कॉलर आईडी पर हंसते हुए जवाब दिया और स्पीकर चालू कर दिया। हनी, तुम कहाँ हो? आज रात हम साथ में डिनर करें। लक्ष्मण सिंह की आवाज नर्म थी, जिसमें थोड़ी चापलूसी की झलक थी। मैं तेरी रखेल को ठीक कर रही हूँ। श्रीमती पांडे ने वंदना जोशी को अपनी सिसकियों को दबाने के लिए छटपटाते देखा और जानबूझकर फोन को और करीब लाईं। बीवी, तुम मजाक करना पसंद करती हो। लक्ष्मण सिंह की आवाज फोन पर चापलूसी भरे लहजे में जारी रही। मैं तो बस मजे कर रहा था, और जो कुछ भी था वह नकली था। सच में, वो वंदना जोशी तो काफी सुंदर है। बता, अगर मैंने उसे ठीक करने का फैसला किया तो तुझे बुरा लगेगा? श्रीमती पांडे ने मुस्कुराते हुए आंखें वंदना जोशी पर टिकाईं, उनके गाल को सहलाते हुए। फोन पर आवाज रुक गई और फिर दोबारा शुरू हुई। वो औरत प्रमोशन के लिए पागल है, मुझ पर खुद को थोप रही थी। बीवी, तुम मुझ पर यकीन करो, मैं ऐसी बेशर्म औरत को कैसे पसंद कर सकता हूँ? वंदना जोशी अविश्वास में घूरने लगी। लक्ष्मण सिंह के शब्दों ने उनके दिल को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं, एक आंसू उनके गाल पर लुढ़क गया। दिल का मर जाना इससे ज्यादा विनाशकारी कुछ नहीं होता।
वंदना जोशी का चेहरा देखकर श्रीमती पांडे ने संतुष्ट होकर फोन में कहा, मैं तुझे बता दूं, लक्ष्मण सिंह, तेरा सारा पैसा मेरे हाथ में है। अगर तूने फिर से धोखा देने की हिम्मत की तो अपनी बाकी जिंदगी भीख मांगने के लिए तैयार रह। इतना कहकर श्रीमती पांडे ने कॉल काट दिया और फिर से वंदना जोशी के सामने झुकी। टस्क टस्क, मुझे तुझे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मुझ में ये बुरी औरत का घमंड इसे निगल नहीं सकता। अध्याय 46। हमारे पास ज्यादा लोग हैं। बड़ी दीदी, हम तुम्हें कैसे बेहतर महसूस कराएं? मुझे लगता है कि हमें उसके सिर को पूरी तरह गंजा कर देना चाहिए और वाटरप्रूफ स्याही से उसके चेहरे पर सुअर का चेहरा बनाना चाहिए। इस तरह वह किसी को भी अपना चेहरा दिखाने से शर्मिंदगी महसूस करेगी। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि हमें एक टैटू किट लेनी चाहिए और उसके शरीर के उन हिस्सों पर कुछ शब्द गुदवाने चाहिए। हाँ, इतनी नाजुक त्वचा के साथ, क्यों ना हम पहले खुद का मजा लें। आखिरकार कोई और इसे नोटिस नहीं करेगा। महेश और मुकेश ने वंदना जोशी के सामने बिना किसी रुकावट के उनके साथ अत्याचार करने की चर्चा की। श्रीमती पांडे ने हंसते हुए सुना। वंदना जोशी का चेहरा मृत्यु सा सफेद हो गया। अगर वे अपहरण करने में सक्षम थे तो वे ऐसी विधियों का उपयोग करने में नहीं हिचकिचाएंगे। इस समय उनके मुंह में फिर से गैग डाल दिया गया था। वह न तो चीख सकती थी और न ही पुकार सकती थी, केवल चुपके से आंसू बहा सकती थी, डर से कांपते हुए। बड़ी दीदी, ये वाकई गैरकानूनी है। मयंक तेजी से घबराया और असहज हो गया। श्रीमती पांडे ने उसे घूरा। मयंक, अगर तुझे इतना डर लग रहा है तो यहां से निकल जा। महेश, करो जैसा तुमने कहा वैसे करो, इस औरत को एक एक करके सब कुछ चखने दो। क्या वे अभी करने जा रहे हैं? वंदना जोशी की आंखों में निराशा भर गई। वे आज उन्हें क्या बना देंगे, ये कल्पना करना आसान था। मुझे कौन बचा सकता है? वंदना जोशी ने दुख में अपनी आंखें बंद कर लीं। कौन उन्हें बचा सकता था? रोहन मल्होत्रा। उनके दिमाग में अनायास ही रोहन मल्होत्रा की वह बहुत मजबूत नहीं लेकिन सीधी सादी आकृति उभर आई। रोहन मल्होत्रा, मुझे बचा लो। वंदना जोशी बेताबी से प्रार्थना कर रही थीं। अचानक एक परिचित रिंगटोन बजी। वंदना जोशी की आंखें तुरंत खुल गईं, यह उनके फोन की रिंगटोन थी। महेश आगे बढ़ा और वंदना जोशी का मोबाइल फोन निकाला। रोहन मल्होत्रा। जैसे ही महेश ने नाम पढ़ा उसने श्रीमती पांडे और मुकेश की ओर देखा। ये वाकई वह था। वंदना जोशी की आंखों में आशा की एक चिंगारी जली, जैसे डूबते हुए व्यक्ति को आखिरी तिनका मिल गया हो। काट काट दो, मुकेश ने जल्दी से कहा। महेश ने जल्दी से कॉल काट दी, लेकिन फिर एक टेक्स्ट मैसेज प्राप्त हुआ। उसने इसे खोला और उसका चेहरा अचानक बदल गया। ये मैसेज हमारे लिए है। तू क्या बड़बड़ा रहा है? मुकेश भी चौंक गया और फोन छीन कर पड़ा। उसका रंग मैसेज पढ़ते हुए फीका पड़ गया। मैंने तुम्हें वंदना जोशी का अपहरण करते देखा। तुम अपनी बर्बादी खुद बुला रहे हो। मैं वही हूं जिसने तुम्हें द्वीप कॉफी में पीटा था। तुम बस मेरा इंतजार करो। ये किसी ने उन्हें अपहरण करते देख लिया। यहां तक कि श्रीमती पांडे भी घबरा गई थीं। वह लड़का है। महेश ने द्वीप कॉफी की घटना को याद किया, नाराजगी से अपने दांत पीसे। वह अभी भी पूरे शरीर में दर्द महसूस कर रहा था। वह इस गुस्से को यूं ही नहीं छोड़ सकता था। उसे छोड़ दो, पुलिस किसी भी मिनट में यहां होगी। मयंक डर से लगभग रोने लगा था। घबराओ मत, श्रीमती पांडे ने अचानक चिल्लाकर कहा, सोच में डूबते हुए भौहें सिकोड़ दी। अगर उसने पुलिस को बुलाया तो वे आएंगे, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि पुलिस स्टेशन उसका घर चलाता है? श्रीमती पांडे धीरे धीरे शांत हुई। ये नौजवान बस धमकी दे रहा है, खुद हमारे पीछे आ रहा है। मैं उसके जैसे लोगों को जानता हूं, बस कुछ मुके मारने की वजह से घमंडी। अच्छा, यह महेश और मुकेश को बदला लेने का सही मौका है। उत्साहित होकर महेश और मुकेश उत्साह से भर गए। मयंक हिचकिचाया, लेकिन निष्पक्षता से कहें तो श्रीमती पांडे का विश्लेषण बुरा नहीं था। वह खुद को हमारे हवाले करना चाहता है। बहुत अच्छा। महेश, मुकेश, अभी खुरदुरा रंजीत को ढूंढो। इस मोहल्ले में उसके पास 1 दर्जन से ज्यादा गुंडे हैं। हम उस सुंदर लड़के को सबक सिखाएंगे जिसे वह भूल नहीं पाएगा। श्रीमती पांडे ने आदेश दिया। मैं जा रहा हूं। महेश उत्साह से कूद पड़ा और बाहर की ओर भागा। तू उसे एक टेक्स्ट भेज, हमारे परिसर के नीचे छोटे चौक पर मिलने का समय तय कर। MPH, अगर उसने वाकई पुलिस को बुलाया तो हमारे पास बंधक को छिपाने के लिए काफी समय है। श्रीमती पांडे ने मुकेश को निर्देश दिया। समझ गया, मुकेश ने हंसते हुए कहा, टैक्स भेजने की तैयारी करते हुए। श्रीमती पांडे ने वंदना जोशी के चेहरे को देखा, फिर अचानक भयावह ढंग से हंसने लगी। तो उद्धारक आ गया है ना? देखो कितनी खुश हो। वह सुंदर लड़का रोहन कुछ देर सकता है। देखो उसने मेरे 2 भाइयों का क्या हाल किया। लेकिन इस बार मैं देखना चाहती हूं कि वह कितनों का सामना कर सकता है। हमारे द्वारा जुटाए गए लोग सभी सख्त गली के लड़ाके हैं, हथियारों से लैस। श्रीमती पांडे संतुष्टि से भरी थीं। वंदना जोशी का रंग धीरे धीरे फीका पड़ गया जैसे ही उन्होंने सुना।
रोहन मल्होत्रा, तुम अकेले तो नहीं हो। वंदना जोशी ने मन ही मन बेताबी से प्रार्थना की। वंदना जोशी की डरी हुई प्रतिक्रिया देखकर श्रीमती पांडे की मुस्कान और चौड़ी हो गई और उन्होंने गर्व से कहा, सुंदर लड़के रोहन के लिए तरस महसूस कर रही हो, है ना? टस्क टस्क, आज मैं तुझे अपनी आंखों के सामने देखने दूंगी कि उसे कैसे पीटा जाता है। मुकेश, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। उसे नीचे छोटे बगीचे में ले जाओ और एक कोने में छिप जाओ ताकि वह शो का अच्छा नजारा ले सके। तुरंत मुकेश ने द्वेषपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया। केवल मयंक, जो बदसूरत था, असहज रहा। ज्यादा समय नहीं बीता था कि श्रीमती पांडे का फोन अचानक बजा। उन्होंने जवाब दिया, कुछ सेकंड सुना, फिर खुशी से चमकते हुए मुकेश से कहा, महेश की तरफ से सब कुछ तैयार है, चलो अब नीचे चलते हैं। नीचे जाने से पहले वंदना जोशी को श्रीमती पांडे और उनके साथियों ने तैयार किया। एक बड़ा मास्क पहनाया, एक डिगबिल कैप उनके सिर पर दबाया और एक ओवरकोट डाल दिया जिससे यह नहीं पता चल सकता था कि वह बंधी हुई थी। कुछ लोग वंदना जोशी को नीचे ले गए। सीढ़ियों के नीचे महेश एक गुंडा दिखने वाले रंजीत के साथ खड़ा था। उनके आसपास 15 या 16 युवा लोग थे, विभिन्न पोशाकों में, उनके बाल कई रंगों में रंगे हुए थे, प्रत्येक के हाथ में एक हथियार था। कपड़े में लपेटा हुआ आधा लंबा लकड़ी का टुकड़ा, छोटी लोहे की पाइप और कुछ तो फोल्डिंग स्टूल तक लिए हुए थे। श्रीमती पांडे ने चुपके से इशारा किया, मुकेश को वंदना जोशी को चौक के कोने में ले जाने का निर्देश दिया, जबकि वह खुद महेश के पास दौड़ी। पांडे, रंजीत ने उसे दूर से देखकर चापलूसी भरे सिर हिलाने और चौड़ी मुस्कान के साथ दौड़कर आया। प्रति व्यक्ति 200 रुपये, एक लड़के को सबक सिखाने के लिए। एक व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए 3000 रुपये से ज्यादा, ये सौदा बहुत अच्छा था। इस समय रंजीत श्रीमती पांडे और उनके दल को धन के देवता के रूप में देख रहा था। सब कुछ ठीक है? श्रीमती पांडे ने पूछा। सब तैयार है। थोड़ी देर में मेरे भाई फैल जाएंगे और जैसे ही वह लड़का आएगा, उसे घेर लेंगे। रंजीत ने हंसते हुए कहा। दूसरा पक्ष शायद लड़ सकता है, श्रीमती पांडे ने सावधान किया। हाँ, वे कितने सख्त हो सकते हैं? क्या उनके पास 3 सिर और 6 भुजाएं हैं? क्या वे आग उगल सकते हैं और पानी थूक सकते हैं? मैं शेख ही नहीं बघार रहा, लेकिन हमारे लड़के बचपन से लड़ रहे हैं। वे बेरहम हैं, यहाँ तक कि कुछ पेशेवर मुक्केबाज भी खड़े रहने की उम्मीद नहीं कर सकते। रंजीत ने आत्मविश्वास से शेखी बघारी। इसके अलावा हमारे पास ज्यादा लोग हैं। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ, श्रीमती पांडे ने मुस्कुराते हुए कहा। भीड़ हलचल के साथ तितर बितर हो गई, छोटे चौक के चारों ओर स्थिति लेते हुए। इस समय रोहन मल्होत्रा का काफिला मोहल्ले से बस एक सड़क दूर था। रास्ते में रोहन मल्होत्रा ने जानबूझकर फोन कॉल किए और टेक्स्ट भेजे, उन्हें असंतुलित करने की कोशिश की और शायद कुछ उपयोगी जानकारी निकालने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से दूसरी पक्ष ने सीधे एक मुलाकात की जगह प्रस्तावित की। वे पहले से ही जिन 2 संभावित स्थानों पर चर्चा कर चुके थे, उनमें से एक। रोहन मल्होत्रा और उसका दल मूल रूप से वहां जा रहे थे, इसलिए वे जल्दी पहुंच गए। दूसरे लोग क्या सोच रहे थे, रोहन मल्होत्रा को यकीन नहीं था। हालांकि उसने फिर भी कुछ लोगों को दूसरी जगह पर भेजा, बस सावधानी के लिए। इस बार मोहन ने सिर्फ 100 लोगों से ज्यादा लाए थे। अब रोहन मल्होत्रा ने दूर मोहल्ले की ओर देखा। वंदना जोशी की सुरक्षा के लिए और सांप को डराने से बचने के लिए रोहन मल्होत्रा ने पहले अकेले जाकर स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया। रोहन मल्होत्रा ने मोहन को सूचित किया, जिसने सख्ती से असहमति जताई। किसी भी तरह से नहीं, ये बहुत खतरनाक है। रास्ते में कुछ विवरण जानने के बाद मोहन स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक था और तुरंत बोला, बाकी काफिला ट्रैफिक लाइट्स की वजह से रुक गया है। अभी हमारे पास यहाँ केवल कुछ दर्जन लोग हैं, जो पर्याप्त नहीं हैं। बस कुछ मिनट और रुको और हम तैयार होंगे। मैं इंतजार नहीं कर रहा। मैं पहले जाऊंगा और जब पीछे से बाकी लोग आ जाएं, तब तुम फैसला करना। रोहन ने सलाह को दृढ़ता से ठुकरा दिया, गाड़ी से उतरा और मोहल्ले की ओर बढ़ चला। अध्याय 47। मैं बहुत खुश हूँ। रोहन मल्होत्रा सड़क के पार जल्दी से चला, आवासीय समुदाय के प्रवेश द्वार पर गायब हो गया। मोहन चिंता से भरा हुआ था। ये दिखने में साधारण सा युवक वास्तव में एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति था। यहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मोहन ने अपना सेलफोन उठाया। पीछे की टीम, अपनी स्थिति बताओ, तुम कहाँ तक पहुँचे हो? 5 मिनट दूर। मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, तुम्हें पहुँचना होगा। मोहन ने वॉकी टॉकी उठाया। दूसरी और तीसरी गाड़ी, सभी कर्मी उतरें और अपने उपकरण जांचें। इस बार मोहन ने वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी थी, यहाँ तक कि कई पूर्व विशेष बलों के सैनिकों, जिन्हें तथाकथित पहाड़ के खजाने कहा जाता था, और एक मार्शल आर्ट स्कूल से बाहरी मदद के लिए 20 मजबूत युवा लड़कों को बुलाया था। इसके अलावा कानून द्वारा अनुमत सभी उपकरण उनके निपटान में थे। रबर के डंडे, दंगा ढालें, काली मिर्च का स्प्रे, आंसू गैस और रबर गोलियां दागने वाली दंगा बंदूकें। यह आखिरकार एक अपहरण की घटना है, मोहन ने सोचा और फिर भी थोड़ा असहज महसूस किया।
उसने सीधे पुलिस स्टेशन को फोन किया, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी कंपनी का पुलिस बल के साथ संपर्क था। कुछ और मिनटों में बाकी लोग आ जाएंगे। चाहे वह व्यक्ति हमें सूचित करे या न करे, हमें धावा बोलना होगा। मोहन ने आवासीय समुदाय के प्रवेश द्वार को गहरी नजरों से देखा, जोर से अपने सिगरेट के कुछ कश लिए। अगर कोई इस संभावित बड़े क्लाइंट को एक बाल भी खोने दे। मोहन ने गुस्से में सिगरेट के टुकड़े को अपने सामरिक जूतों से कुचल दिया, एक रबर का डंडा पकड़ा और उसे हवा में कुछ बार जोर से घुमाया। रोहन मल्होत्रा समुदाय में टहलता हुआ चला गया। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, उसे कम जल्दी महसूस हो रही थी। वह चलते हुए सोच रहा था, वे तीन उसे नहीं हरा सकते थे, फिर भी उन्होंने उसे चुनौती देने की हिम्मत की। कई टैक्स भेजे, जैसे कि उन्हें डर था कि वह नहीं आएगा। इसका मतलब था कि विरोधी पक्ष तैयार था। छोटा चौक जैसी जगह जाहिर तौर पर बंधक को घसीटकर धमकी देने के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उन्होंने बैकअप बुलाया है। कितना सुविधाजनक, मैंने भी कुछ लोगों को बुलाया है। रोहन मल्होत्रा समुदाय के आधे हिस्से में टहलता हुआ चला और आसानी से निर्दिष्ट छोटा चौक ढूंढ लिया। जैसे ही वह पास पहुंचा, रोहन मल्होत्रा लगभग हंसने से खुद को रोक नहीं सका। चौक पर काफी लोग थे, हालांकि जहां अन्य समुदायों में ज्यादातर बुजुर्ग होते थे, यहाँ पीले रंगे बालों वाले संदिग्ध दिखने वाले युवा लोग भरे हुए थे, जो चुपके से इधर उधर देख रहे थे। ये हैं वे लोग जिन्हें उन्होंने मदद के लिए बुलाया। रोहन मल्होत्रा को राहत महसूस हुई, अपने लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वे इतने कम समय में इतनी अच्छी तरह से व्यवस्था कर पाए थे। इसका मतलब था कि 8 या 9 में से 10 की संभावना थी कि वंदना जोशी वाकई यहाँ थी। रोहन मल्होत्रा का मूड हल्का था, उसके कदम तेज थे, क्योंकि वह आराम से छोटे चौक के केंद्र की ओर चला। उसने एक नज़र में दो परिचित आकृतियों को देख लिया। ये लड़का कब आएगा? अगर उसे जगह नहीं मिली, तो क्या मुझे उसे फिर से फोन करना चाहिए? लंबा पुरुष महेश और मोटा पुरुष मुकेश छोटे चौक के केंद्र में खड़े थे, एक दूसरे से बड़बड़ाते हुए। वे चिंतित थे कि रोहन मल्होत्रा को जगह नहीं मिलेगी और अब लगभग चाहते थे कि कोई प्रवेश द्वार पर साइन बोर्ड लेकर उसका स्वागत करता। श्रीमती पांडे, बदसूरत पुरुष मयंक और वंदना जोशी कोने में एक लकड़ी की बेंच पर बैठे थे, भी चिंतित होकर देख रहे थे। वह आ गया, वह वाकई आ गया। बदसूरत पुरुष मयंक खुद को रोक नहीं सका और खड़ा होकर धीमी आवाज में पुकारा। श्रीमती पांडे ने भी उसे देख लिया। वह ठंडी हंसी के साथ देखती रही, क्योंकि रोहन मल्होत्रा कदम कदम जाल में चलता गया। वह वाकई आ गया, इस सुंदर लड़के में हिम्मत है। वंदना जोशी की आंखें तीव्रता से भरी थीं, और वह सिसक रही थी और छटपटा रही थी, लेकिन श्रीमती पांडे ने उसे मजबूती से दबा रखा था। क्या उसके लिए तरस महसूस हो रहा है? अच्छा, तू जल्द ही और ज्यादा तरस महसूस करेगी। चिंता मत कर, उसे निपटाने के बाद हम तेरा हिसाब करेंगे और तुम में से कोई नहीं बचेगा। श्रीमती पांडे ने क्रूर आनंद के साथ कहा, वंदना जोशी के बाल पकड़कर और उनके कान में हंसते हुए। वंदना जोशी की आंखें निराशा से भरी थीं। वह पुरुष जो उन्हें बचाने के लिए तैयार था, ऐसा लग रहा था, वह भी बर्बाद होने वाला था। रोहन मल्होत्रा तब तक चलता रहा जब तक वह लंबे और मोटे पुरुषों के पीछे एक दर्जन कदम नहीं था, जो अभी भी अनजाने में बातें कर रहे थे। कैसी मूर्खों की जोड़ी। कोने में श्रीमती पांडे इतनी उत्तेजित थी कि उन्हें लगा कि वह चलकर जाकर दोनों को थप्पड़ मार दे। रोहन मल्होत्रा ने कुछ बार खांसा, और तभी दोनों पुरुष मुड़े, स्पष्ट रूप से चौंक गए। तू कब आया? तू बिना आवाज किए चलता है, हमें डराने की कोशिश कर रहा है या क्या? ये दोनों व्यक्ति तनावग्रस्त दिखे। वे अभी भी द्वीप कॉफी में मिली पिटाई और धक्के से दर्द में थे। कैसी मूर्ख चोरों की टोली। रोहन मल्होत्रा ने आह भरी। इतनी सावधानीपूर्वक योजना और हर संभावित चूक को ध्यान में रखने के बाद कौन जानता था कि वे इतने सीधे साधे होंगे। इससे आगे सोचने की परेशानी नहीं थी। मुझे वंदना जोशी दे दो और मैं इसे नजरअंदाज कर सकता हूँ, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ कहा, जिसमें नीचे ठंडक की झलक थी। लेकिन ये तभी है अगर वह बिना किसी नुकसान के हो, वरना। रोहन मल्होत्रा की आंखें इतनी ठंडी थीं कि उन्होंने दो बड़े पुरुषों के दिलों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। वरना क्या, तू अकेला आया है? लंबा पुरुष महेश ने शेखी बघारी हंसते हुए रोहन के पीछे देखा। वहां कुछ भी नहीं था। उसका आत्मविश्वास तुरंत बढ़ गया। वह सीधा खड़ा हुआ और तंज कसा, तुझ में हिम्मत है जो तू आया, लेकिन क्या तुझे लगता है कि तू अभी भी निकल सकता है? तू कहीं नहीं जा रहा। मोटे पुरुष मुकेश की उंगलियां चटकने लगी, क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी भींची। ऐसे दिखावटी लेकिन डरपोक लोग। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराया और एक कदम आगे बढ़ा। उस हरकत पर लंबा पुरुष और मोटा पुरुष फिर से तनावग्रस्त हो गए। लड़के, तू वही रुक, हिलना मत, वरना हम अच्छे से पेश नहीं आएंगे। लंबा पुरुष चीखा, जबकि मोटा पुरुष भी उतना ही घबराया हुआ दिख रहा था। दोनों पीछे हटे रहे, अपनी बाहें लहराते हुए और चिल्लाते हुए, कोई मदद के लिए आओ। रोहन मल्होत्रा अवाक था, उसने अभी तक कुछ किया भी नहीं था। करो, खुरदुरा महेश पूरा समय देख रहा था, सोच रहा था कि ये दोनों भाई थोड़ा और बात करेंगे।
लेकिन अचानक स्थिति बदल गई और खुरदुरा एक सेकंड के लिए हैरान रह गया, फिर कूदकर चिल्लाया। उसके चिल्लाने पर बिखरे हुए गुंडे तुरंत खड़े हो गए, अपने हथियार पकड़े और उन्हें घेर लिया। हाँ हाँ, मैं देखना चाहता हूं कि तू आज कैसे मरेगा। लंबा पुरुष महेश जोर से हंसा, उसका साहस बढ़ गया। मोटे पुरुष मुकेश का चेहरा भी एक द्वेषपूर्ण मुस्कान से भरा था। इसकी उम्मीद नहीं थी ना, लड़के। मेरे पास ढेर सारे लोग हैं। कोने में श्रीमती पांडे ने चौड़ी मुस्कान बिखेरी, गर्व से भरी हुई। आउच! अचानक बदसूरत पुरुष मयंक ने दर्द से चीख मारते हुए अपनी कमर पकड़ ली और दर्द में झुक गया। वंदना जोशी एक फुर्तीली छलांग में आगे बढ़ी, छोटे चौक की ओर बेतहाशा दौड़ती हुई। उनकी आंखों में निराशा भरी थी। रोहन मल्होत्रा पहले ही उनके चंगुल में था, वह उसे बचा नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि जो भी आए, वह उसके साथ मिलकर सहन करेंगी। वह गंदी औरत, श्रीमती पांडे, बदसूरत पुरुष की परवाह किए बिना चिल्लाई और पीछा करने लगी। जब वंदना जोशी चौक पर पहुंची, उसे दो गुंडों ने रोक लिया। श्रीमती पांडे सांस फूलने के कारण पीछा जारी रखने की जहमत नहीं उठाई। तू अच्छी दिख रही है, लगता है तुझे ज्यादा बुरा बर्ताव नहीं सहना पड़ा। हर किसी को ऐसा अनुभव नहीं मिलता। रोहन मल्होत्रा ने वंदना जोशी को देखकर खुशी से टिप्पणी की। उसने अपनी बांह लहराए और मुस्कुराते हुए मजाक किया। वंदना जोशी इतनी घबराई हुई थी कि उन्हें रोना आ रहा था। भाग! वंदना जोशी ने सिसकते हुए जोर से सिर हिलाया। रोहन मल्होत्रा ने हाथ लहराकर इशारा किया कि सब ठीक है और आसपास का जायजा लिया। एक व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए तुमने काफी भीड़ जुटाई है। मजा आ रहा है। मजा? मैं तो अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बिता रहा हूँ। लंबा पुरुष महेश ने पागलपन से हंसा, रोहन की ओर इशारा करते हुए, तुझे मजा आ रहा है। चारों ओर हंसी गूंज उठी। रोहन मल्होत्रा ने देखा कि आवासीय परिसर के प्रवेश द्वार से काले वर्दी में मजबूत पुरुषों की भारी भीड़ तेजी से अंदर आ रही थी। दुर्भाग्य से आसपास किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। रोहन मल्होत्रा ने केवल एक बार देखा और फिर नजर हटा ली। कितना संयोग! रोहन मल्होत्रा ने एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई, मैं भी बहुत खुश हूं। अध्याय 48। छोटों को डराना। मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं, अभी निकल जाओ जब तक मौका है। रोहन मल्होत्रा ने अपने चारों ओर देखा। उनके शब्दों ने चारों तरफ से हंसी का ठहाका उड़ाया। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए निकलने में पहले ही देर हो चुकी है, चलो। खुरदुरा रंजीत ने जोर से चिल्लाया। एक दर्जन से ज्यादा गुंडों ने भयंकर चेहरों के साथ अपने हथियार उठाए, हमला करने के लिए तैयार। सब रुको! अचानक भीड़ के पीछे से एक गर्जन भरी आवाज आई, जो बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। जो गुंडे अभी हमला करने वाले थे, उन्होंने सिर घुमाकर देखा। मजबूत कद काठी वाले पुरुषों का एक समूह आसानी से 100 से ज्यादा दौड़ता हुआ आया। उनके काले टैक्टिकल बूटों की जमीन पर थपथपाहट की आवाज प्रभावशाली थी। गुंडों को प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले उन्हें पूरी तरह घेर लिया गया। काले टैक्टिकल कपड़ों में पुरुष, प्रत्येक के मांसपेशियां उनके कपड़ों को फाड़ने को तैयार, डरावने लग रहे थे। पुलिस नहीं, सुरक्षा बिल्कुल फिट नहीं बैठता। खुरदुरा रंजीत हक्का बक्का रह गया और श्रीमती पांडे और कुछ अन्य लोग तो और भी हैरान थे। ये लोग कौन थे? 3 सेकंड के भीतर अपने हथियार छोड़ दो। मोहन ने भीड़ को चीरते हुए आया और आंखें जीहू बाहर निकलती हुई आदेश दिया। उनके आदेश के बाद दंगा नियंत्रण ढालों वाले पुरुषों ने उन्हें ऊंचा उठाया, जबकि दूसरे हाथ से रबर के डंडों को ढालों पर जोर से मारा। आवाज कानों को चीरने वाली थी। फिर उन्होंने कदम बढ़ाया, अपनी ढालों को एक दीवार में जोड़ा, रबर के डंडे पीछे तैयार, बेरहमी से मारने और तोड़ने को तत्पर। खुरदुरा रंजीत लगभग डर से गीला हो गया। यह क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। मोहन ने उसकी ओर देखा भी नहीं, सीधे रोहन मल्होत्रा के पास दौड़ा, उसका ठंडा चेहरा अचानक मुस्कान से भर गया। श्री मल्होत्रा, आपको चोट तो नहीं लगी? मोहन ने चिंतित होकर पूछा। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया। खुरदुरा रंजीत स्तब्ध रह गया। क्या ये लोग इस सुंदर लड़के का समर्थन करने आए थे? मेरे पूर्वजों, क्या हमें 200 रुपये देकर इतने सारे पापा भेजने के लिए कहा गया था? मोहन ने खुरदुरा रंजीत की ओर अपना चेहरा घुमाया, उसकी नजर फिर से बर्फ और चाकू की तरह तेज। क्या तुम कमीनों ने मेरी बात नहीं सुनी? अभी भी हथियार पकड़े हुए हो? खुरदुरा रंजीत ने तुरंत जो पकड़ा था उसे छोड़ दिया, नीचे बैठ गया और अपने सिर को गले लगाया। मुद्रा एकदम सही थी। एक दर्जन से ज्यादा गुंडों ने एक साथ अपने हथियार छोड़े, नीचे बैठ गए और अपने सिर को गले लगाया। पूर्ण तालमेल में वंदना जोशी, जिन्हें पहरेदारों ने नजरअंदाज कर दिया था, रोहन मल्होत्रा के पास बेतहाशा दौड़ी, उनकी आंखें आश्चर्य और खुशी के आंसुओं से धुंधली थीं। रोहन मल्होत्रा ने उनकी ओर मुस्कुराया और उनकी रस्सियां खोल दी। वंदना जोशी ने रोहन मल्होत्रा की बांह को कसकर पकड़ लिया, छोड़ने से डरते हुए। श्रीमती पांडे और 3 भाई वहां खड़े थे, हक्के बक्के। तुम इतने सारे लोगों को यहां लाए, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती?
महेश चीखा, चुनौती महसूस करते हुए। रोहन मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा। उनके चारों ओर से 100 ठंडी नजरें महेश की ओर मुड़ी। महेश कांप गया और नीचे बैठकर अपने सिर को गले लगाया। ये व्यवहार का मॉडल अच्छा था, लेकिन थोड़ा देर से। मयंक पहले ही खुरदुरा रंजीत का अनुसरण कर चुका था। फिर मुकेश ने भी हिम्मत खो दी और वैसा ही किया। केवल श्रीमती पांडे अकेली खड़ी थी, उनके चेहरे पर आश्चर्य और गुस्सा मिश्रित था। सचमुच, तुम एक कमजोर औरत को धमका रहे हो, मैं तुम्हारा सामना करूंगी। देखते हैं तुम में से कौन सा बड़ा आदमी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। श्रीमती पांडे ने भयंकर चीख मारी और दांत और नाखून दिखाते हुए रोहन मल्होत्रा की ओर झपटी। मोहन ने ठंडे ढंग से हंसा, उसका शरीर झिलमिलाया। दो प्रभावशाली महिला सुरक्षा गार्ड आगे बढ़ी, एक लात और एक मोड़ के साथ उन्होंने श्रीमती पांडे को जमीन पर दबा दिया। श्रीमती पांडे सुअर की तरह चीखी, जो कट रहा हो, छटपटाते हुए। श्री मल्होत्रा, इन लोगों को कैसे अनुशासित करना चाहिए? क्या पहले इन्हें पीटे फिर बात करें? मोहन ने रोहन मल्होत्रा के निर्देश मांगे। यह मिशन वाकई बहुत आसान था। बिना किसी पर हाथ उठाए वह अपने नियोक्ता को कैसे संतुष्ट कर सकता था? खुरदुरा रंजीत डर से कांप गया। उसके चारों ओर खड़े पुरुषों की बाहें उनकी टांगों से मोटी थीं। पहले पीटा जाए, यह उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देगा। बड़े भाई नहीं, महान स्वामी नहीं, प्यारे दादाजी। खुरदुरा रंजीत ने महसूस किया कि रोहन मल्होत्रा बॉस थे और उनके पैरों पर गिर पड़ा, फूट फूट कर रोते हुए। हमने सिर्फ 200 रुपये लिए थे। हमें पता है हम गलत थे। कृपया हमें बख्श दें। एक दर्जन से ज्यादा गुंडों ने एक साथ रोते हुए दया की भीख मांगी। ये दृश्य देखने लायक था। रोहन मल्होत्रा ने देखा, नाराज और हंसी दोनों महसूस करते हुए। हंगामा इतना तेज था कि मोहल्ले के कई निवासियों ने अपनी खिड़कियां खोली, बाहर झांका और आपस में बातें करने लगे। रोहन मल्होत्रा को भी सिर दर्द होने लगा। चुप, तुम सब चुप हो जाओ। आखिरकार उन्हें पूरी ताकत से चिल्लाना पड़ा। उस चीख के साथ गुंडों ने तुरंत आवाज करना बंद कर दिया। वापस जाओ और 10,000 शब्दों की गहरी आत्मा आलोचना लिखो, इसे समुदाय के बुलेटिन बोर्ड पर चिपकाओ, और इसके अलावा तुम पूरे समुदाय की सफाई का काम 2 महीने तक करोगे। तुम्हारे गंभीर कदाचार के लिए हल्की सजा। रोहन मल्होत्रा ने खुरदुरा रंजीत की ओर इशारा किया। मैं किसी को चेक करने भेजूंगा, और अगर कोई एक शब्द भी कम लिखता है या समुदाय की साफ सफाई में कोई समस्या आती है, मुझसे मिलो, मुझसे मिलो। खुरदुरा रंजीत ने जल्दी से अपनी छाती थपथपाई, वादा करते हुए कि वह जिम्मेदारी लेगा। इस ताकत को देखने के बाद उसने वाकई कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं की। भागो, रोहन मल्होत्रा ने बर्खास्तगी में हाथ हिलाया। खुरदुरा रंजीत ने तुरंत एक दर्जन से ज्यादा लोगों को लेकर जल्दबाजी में पीछे हट गया। अब तुम लोगों की बात करते हैं। रोहन मल्होत्रा ने श्रीमती पांडे और 3 भाइयों को ठंडे ढंग से देखा। ये कुछ लोग अविश्वसनीय रूप से दुस्साहसी थे। अपहरण और अवैध नजरबंदी, वे वाकई मुसीबत मांग रहे थे। रोहन मल्होत्रा की जिंदगी में पहली बार उन्होंने फिजूल खर्ची की, और ये 2 लाख रुपए उन पर खर्च हुए। स्वाभाविक रूप से वह परेशान थे। श्री मल्होत्रा, मैंने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया है। वे जल्द ही पहुंच जाएंगे। मोहन ने रोहन मल्होत्रा को बताया और फिर श्रीमती पांडे और अन्य लोगों को ठंडी हंसी के साथ देखा। अपहरण, अवैध नजरबंदी, तुम्हें 10 साल से कम की जेल नहीं होगी। मोहन ने शांत स्वर में बोला, बिना धमकी या अतिशयोक्ति के, शांति से तथ्य बताते हुए। 3 भाई, जो आधे अधूरे कानूनी अनपढ़ थे, ने जोश में बिना सोचे समझे काम किया था, लेकिन अब उन्हें अपनी स्थिति का एहसास हो गया था। उनके चेहरों पर डर और माथे पर पसीना था। उसने किसी और के पति को बहकाया, उसे जेल जाना चाहिए। श्रीमती पांडे ने वंदना जोशी पर चीखा। जिद्दी मूर्ख, वह बात जज के लिए बचाकर रखो। देखते हैं कि तुम्हारा कारण तुम्हारी 10 साल की सजा से कुछ दिन कम करने के लिए काफी है या नहीं, रोहन मल्होत्रा ने ठंडे ढंग से कहा। श्रीमती पांडे ने चिल्लाना जारी रखा, अभी भी असहमत। मोहल्ले के बाहर पुलिस सायरन की हल्की आवाज सुनाई दी। श्रीमती पांडे का चेहरा सख्त हो गया और उनकी आंखों में आखिरकार दिल से आने वाला डर दिखाई दिया। वह पूरी तरह से कानून से अनजान नहीं थी। रोहन मल्होत्रा की आस्तीन को अचानक खींचा गया। वंदना जोशी ने उनकी ओर देखा, उनकी भावनाएं अब काफी स्थिर थीं। वंदना, रोहन मल्होत्रा ने वंदना जोशी की ओर देखा। उन्हें जाने दो, वंदना जोशी ने आह भरी, आखिरकार ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ। वंदना जोशी ने श्रीमती पांडे की ओर मुड़कर शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, लक्ष्मण सिंह और मेरा रिश्ता खत्म हो गया है, मैं अब उनसे संपर्क नहीं करूंगी। श्रीमती पांडे ने ठंडे ढंग से हंफा, अपना सिर दूसरी ओर कर लिया और वंदना जोशी को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि 3 पुरुषों ने उनकी ओर कृतज्ञता से देखा। रोहन मल्होत्रा कुछ देर चुप रहे और फिर आह भरी। चूंकि वंदना जोशी ने मन बना लिया था, वह ज्यादा कुछ नहीं कह सकते थे। श्री मोहन, कृपया इसे हमारे लिए संभालें, ये अपहरण नहीं माना जाता, रोहन मल्होत्रा ने कहा। कमीशन के लिए मेरे साथ किसी को बैंक भेजें।
जल्दी नहीं श्री मल्होत्रा, आप आगे बढ़ें, मैं यहाँ चीजें संभाल लूंगा, मोहन ने तुरंत जवाब दिया। उन्हें सजा देना सुनिश्चित करें। रोहन मल्होत्रा ने वंदना जोशी की पीठ पीछे मोहन से फुसफुसाया। वंदना जोशी इन लोगों को माफ कर सकती थी, लेकिन वह नहीं कर सकते थे। मुझ पर छोड़ दें, मोहन ने चालाकी से मुस्कुराया। अध्याय 49, मोहन का दौरा। मोहल्ले से निकलने के बाद रोहन मल्होत्रा ने वंदना जोशी के साथ कुछ देर सड़क पर चहलकदमी की। वंदना जोशी का चेहरा अभी भी कुछ हद तक पीला था और वह थोड़ी अनमनी भी लग रही थी। फिर भी रोहन मल्होत्रा उनकी प्रशंसा करते थे, इस मजबूत महिला की जिसका दिल भी दयालु था। अंतिम क्षण में उन्होंने श्रीमती पांडे और उनके साथियों से बदला लेने का विचार छोड़ दिया था। चाहे वह क्षमा थी या मोचन, रोहन मल्होत्रा निश्चित रूप से नहीं कह सकते थे। दोनों चुपचाप चलते रहे, बिना एक शब्द बोले। आधे घंटे बाद वंदना जोशी आखिरकार रुकी और आत्मा उपहास और दुख भरी मुस्कान के साथ बोली, मुझे वाकई नहीं पता था कि चीजें इस हद तक बढ़ जाएंगी। मैं किसी शादीशुदा पुरुष से चिपकने की कोशिश नहीं कर रही थी। मुझे लगा कि वह मुझसे प्यार करता था, जैसा कि मैं उससे प्यार करती थी। मैं गलत थी। वंदना जोशी ने गहरी आह भरी। अब से मैं फिर कभी उससे नहीं चिपकूंगी। उनकी आंखों में रोहन मल्होत्रा ने राहत देखी। उन्हें नहीं पता था कि अपहरण के दौरान उन्होंने क्या सहा था, लेकिन उन्हें लगा कि अब उन्होंने वाकई पूरी तरह से लक्ष्मण सिंह को छोड़ दिया था। तुम एक मूर्ख औरत हो, रोहन मल्होत्रा ने धीरे से कहा, लेकिन अब समझना बहुत देर नहीं हुई है। नए सिरे से शुरू करो। वंदना जोशी ने सिर हिलाया और फिर से चुप हो गईं। अंत में रोहन मल्होत्रा ने एक टैक्सी ली और वंदना जोशी को उनके घर तक छोड़ा, सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर रुककर। तब तक वंदना जोशी का मनोबल कुछ हद तक सुधर चुका था। धन्यवाद, वंदना जोशी ने रोहन मल्होत्रा से मुस्कुराते हुए कहा, एक मुस्कान जिसमें हल्का सा उदासीनता थी। रोहन मल्होत्रा ने वापस मुस्कुराया। वंदना जोशी ने एक कदम आगे बढ़ाया, हिचकिचाई, लेकिन फिर भी रोहन मल्होत्रा को गले लगाया, धीरे से अपना चेहरा उनकी छाती से सटाया। रोहन मल्होत्रा ने बिना किसी हिचक के बस वंदना जोशी की पीठ को धीरे से थपथपाया। मैं आभारी हूं कि मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला। दुनिया वाकई इतनी विशाल है, ये केवल एक पुरुष से भरी नहीं है, और मेरा पिछला संसार बहुत छोटा था। वंदना जोशी ने रोहन मल्होत्रा को छोड़ा, जैसे स्वप्न में बुदबुदाई, और मुड़कर चली गईं। रोहन मल्होत्रा ने वंदना जोशी की पीछे हती आकृति को देखा। उनकी रीढ़ सीधी थी, उनके कदम स्थिर। रास्ता भटकने और फिर से पाने से बड़ा कोई भला नहीं। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराए और मुड़कर चले गए। शाम को अपने निवास पर लौटने पर रोहन मल्होत्रा को जयशील सिक्योरिटी के मोहन का फोन आया। मोहन ने पहले रोहन मल्होत्रा के साथ शिष्टाचार की बातें की, फिर स्थिति की जानकारी दी। अंततः श्रीमती पांडे और उनके साथियों पर जयशील के खिलाफ वाणिज्यिक धोखाधड़ी, पुलिस को झूठी रिपोर्ट देने और मूल्यवान सुरक्षा उपकरणों की एक खेप को नुकसान पहुंचाने का संदेह था, साथ ही जयशील सिक्योरिटी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का। जयशील ने नुकसान के लिए मुआवजे की मांग नहीं की, केवल उम्मीद की कि पुलिस दंड लगाएगी। श्रीमती पांडे के 3 भाइयों ने बिना हिचक आरोपों को स्वीकार कर लिया, और श्रीमती पांडे के हिस्टीरियल खंडन के जवाब में उन्होंने जोर दिया कि वह मानसिक समस्याओं वाली थीं। अंत में पुलिस का निर्णय था कि इन व्यक्तियों को 3 से 6 महीने तक हिरासत में रखा जाए और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए। ये सुनकर रोहन मल्होत्रा बस मुस्कुराए। एक छोटी सजा चेतावनी के रूप में, बस इतना ही। मोहन ने कमीशन के भुगतान का जिक्र नहीं किया, लेकिन रोहन मल्होत्रा को ये बात उठानी पड़ी। बॉस मोहन, मैं आपकी मदद की सराहना करता हूं, और मैं इस बार आपकी सेवा से बहुत संतुष्ट हूं। कुछ समय निकालकर किसी को भेजें और हम कमीशन का निपटारा कर सकते हैं। रोहन मल्होत्रा ने अपना पता बताया। मोहन ने दूसरी ओर से जोरदार हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं आपके साथ औपचारिकता नहीं करूंगा। क्या आप अभी उपलब्ध हैं? मैं अपने एक बैंक के दोस्त के साथ आपके घर आ सकता हूं। जरूर, आ जाए। रोहन मल्होत्रा स्वाभाविक रूप से सहमत थे, क्योंकि यह उनके लिए अधिक सुविधाजनक था। हालांकि जयशील सिक्योरिटी की ताकत को वाकई कम नहीं आंका जा सकता था। केवल 2 लाख रुपए की राशि वास्तव में बैंक को किसी को सहयोग करने के लिए भेज सकती थी। रोहन मल्होत्रा ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा, उन्हें बस भावनाओं का एक झटका महसूस हुआ। लगभग आधे घंटे बाद रोहन मल्होत्रा के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर उन्होंने न केवल मोहन को देखा, बल्कि एक छोटे कद के, गोलमटोल मध्यम आयु के पुरुष को भी देखा, जो सूट और चमड़े के जूतों में था, जो दोस्ताना लग रहा था और गर्मजोशी से मुस्कुरा रहा था। दोनों पुरुषों के पीछे एक युवा पुरुष और महिला कर्मचारी थे। कृपया अंदर आएं, रोहन मल्होत्रा ने समूह को अंदर आमंत्रित किया। ये हैं इंद्रपुर सिटी बैंक के प्रेसिडेंट ओम प्रकाश गुप्ता, मोहन ने हंसते हुए परिचय दिया। इंद्रपुर सिटी बैंक के प्रेसिडेंट। रोहन मल्होत्रा चौंक गए। क्या केवल 2 लाख रुपए का सौदा वाकई प्रेसिडेंट की व्यक्तिगत भागीदारी को उचित ठहरा सकता था? श्री मल्होत्रा, आपसे मिलना बहुत सम्मान की बात है। मुझे भविष्य में आपके समर्थन की उम्मीद है।
प्रेसिडेंट ओम प्रकाश ने सच्ची मुस्कान के साथ कहा, रोहन मल्होत्रा का हाथ दोनों हाथों से थामते हुए। रोहन मल्होत्रा ने शिष्टाचार पूर्वक जवाब दिया। दो युवा कर्मचारी भुगतान को अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार थे। हल्की फुल्की बातचीत के दौरान रोहन मल्होत्रा ने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और सौंप दिया। ये कार्ड उन्हें सूर्यवंश समूह के पुराने बटलर शिवराज मेहता ने दिया था। इसका डिजाइन विशिष्ट था। इसमें शुरुआत में 10 लाख रुपए की राशि थी और रोहन मल्होत्रा के रिपोर्टिंग मीटिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद इसमें 2 लाख रुपए और जोड़े गए थे। उन्होंने इस पैसे को शायद ही छुआ था। प्रेसिडेंट ओम प्रकाश की आंखें अचानक चमक उठीं। शुरुआत में बैठे हुए वे अचानक खड़े हो गए, रोहन मल्होत्रा का बैंक कार्ड दोनों हाथों से लेते हुए। आप इतनी कीमती चीज को इतने लापरवाही से रखते हैं, प्रेसिडेंट ने विस्मय के साथ टिप्पणी की। ये सिर्फ एक बैंक कार्ड है, इसे और कैसे रखना चाहिए? रोहन मल्होत्रा को शुरू में आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर एक विचार आया। क्या प्रेसिडेंट इसी कार्ड के लिए यहां आए थे? जयशील सिक्योरिटी के साथ अपने संपर्क पर विचार करते हुए रोहन मल्होत्रा ने केवल एक फोन कॉल किया था। जयशील सिक्योरिटी ने केवल एक बैंक कार्ड नंबर सत्यापित किया था और बिना एक और शब्द कहे 100 कुशल सुरक्षा कर्मियों को सर्वोत्तम उपकरणों के साथ भेज दिया था। और मोहन का रवैया, अब सोचने पर रोहन मल्होत्रा समझ गए। मोहन मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखें प्रेसिडेंट ओम प्रकाश पर टिकी थीं, जो बैंक कार्ड को बड़ी रुचि के साथ देख रहे थे। ये सिर्फ एक कार्ड था, फिर भी इसने प्रमुख बैंक प्रेसिडेंट को ऐसा बना दिया जैसे वे कोई प्रसिद्ध पेंटिंग या कीमती प्राचीन वस्तु की प्रशंसा कर रहे हों। परीक्षा करने के बाद प्रेसिडेंट ओम प्रकाश ने बिना एक शब्द के और मुस्कुराते हुए इसे कार्ड लेन देन के लिए युवा कर्मचारियों को सौंप दिया। श्री मल्होत्रा, भविष्य में आपको कोई वित्तीय आवश्यकता हो तो बेझिझक सिटी बैंक में मेरे पास आइए। यह मेरा व्यक्तिगत फोन नंबर है। प्रेसिडेंट ओम प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, एक सुनहरा विजिटिंग कार्ड निकाला और दोनों हाथों से रोहन मल्होत्रा को सौंपा। मोहन चौंक गए, उनकी आंखों में अविश्वास की एक झलक थी। यह कोई साधारण विजिटिंग कार्ड नहीं था। इंद्रपुर सिटी बैंक प्रणाली के भीतर वीआईपी ग्राहकों को संभालने की एक रणनीति थी। ये विशेष विजिटिंग कार्ड्स वरिष्ठ प्रबंधन और उससे ऊपर के लिए तैयार किए गए थे, वीआईपी के लिए जो 24/7 सीधा कॉल सर्विस प्रदान करते थे। और प्रेसिडेंट ओम प्रकाश का कार्ड तो और भी उल्लेखनीय था। मोहन को पता था कि प्रेसिडेंट ने पहले केवल मेयर को ऐसा एक कार्ड दिया था और अब उन्होंने इसे इस युवा को दिया था। मोहन को लग रहा था कि उन्होंने रोहन मल्होत्रा को पहले से ही बहुत उच्च सम्मान दिया था, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कल्पना शक्ति में बहुत कमी थी। रोहन मल्होत्रा ने शिष्टाचार से प्रेसिडेंट ओम प्रकाश का सुनहरा विजिटिंग कार्ड स्वीकार किया, शांत और संयमित। उनके सहज रवैये ने मोहन को चुपके से प्रभावित किया। ये है एक सच्चा वीआईपी। लेनदेन पूरा होने के बाद प्रेसिडेंट ओम प्रकाश ने व्यक्तिगत रूप से बैंक कार्ड को दोनों हाथों से रोहन मल्होत्रा को लौटाया, बिना कोई अनावश्यक शब्द बोले या सवाल पूछे। इस चुप्पी के क्षण में मोहन पूरी तरह से उनकी प्रोफेशनलिज्म से आश्वस्त हो गए। रोहन मल्होत्रा भी प्रेसिडेंट की संयमित बात से काफी संतुष्ट थे। श्री मल्होत्रा, मैं इस कमीशन को लेने में शर्मिंदगी नहीं करूंगा, मोहन ने गंभीरता से कहा, रोहन मल्होत्रा पर प्रभाव छोड़ने की पूरी कोशिश करते हुए। अगली बार जब आपको लोगों की जरूरत हो, बस एक शब्द कहें। मैं तुरंत सबसे अच्छे लोगों को भेजूंगा और इस तरह की छोटी अवधि की सेवाओं के लिए मैं इसे मुफ्त में करूंगा। मोहन ने जाने से पहले एक और बात जोड़ी, मैं आप जैसे व्यक्ति के साथ दोस्त बनने की सच्ची इच्छा रखता हूं। अध्याय 50, लक्ष्मण सिंह से दुश्मनी। नया सप्ताह शुरू हुआ और रोहन मल्होत्रा अभी भी विभाग में सबसे पहले पहुंचने वाले थे। उनके बाद विक्रय चौधरी, सौरभ मिश्रा और यमुना आए। हर कोई अपने सुपरवाइजर वंदना जोशी की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर गपशप करने में लगा था। 10 बजे के बाद तक वंदना जोशी अभी भी नहीं दिखी थी। रोहन मल्होत्रा ने चुपके से उनकी सीट की ओर देखा और विक्रय और अन्य लोगों से कुछ नहीं कहा। उस हंगामे से गुजरने के बाद वंदना जोशी को वाकई आराम की जरूरत थी, जिसे रोहन मल्होत्रा समझ सकते थे। थोड़ी देर बाद चंदन शर्मा अचानक दरवाजे से अंदर घुसे, पहले सबका अभिवादन किया और फिर रोहन मल्होत्रा की ओर गौर से देखते हुए बोले, तुम्हारी सुपरवाइजर वंदना ने छुट्टी ले ली है। जल्द ही एक प्रारंभिक बैठक होगी। रोहन मल्होत्रा, क्या तुम उसमें शामिल हो सकते हो? बोलने के बाद चंदन शर्मा दरवाजे से बाहर चले गए। हे भगवान, क्या आज सूरज पश्चिम से उगा है? यमुना ने चिल्लाकर कहा, बड़ी दीदी ने छुट्टी ले ली है और श्री चंदन हमें सूचित कर रहे हैं। क्या उन्होंने श्री चंदन से छुट्टी मांगी थी? यह कोई रहस्य नहीं था कि वंदना जोशी लक्ष्मण सिंह के साथ थी। इसके अलावा लक्ष्मण सिंह प्रमोशन विभाग के प्रभारी थे। यहां तक कि अगर छुट्टी मांगनी थी तो वह लक्ष्मण सिंह से मांगी जानी चाहिए थी और लक्ष्मण सिंह के लोगों को ही उन्हें सूचित करने आना चाहिए था। इस असामान्य स्थिति का सामना करते हुए विक्रय और सौरभ काफी हैरान थे और इस पर बार बार चर्चा करते रहे। एकमात्र व्यक्ति जो आश्चर्यचकित नहीं था वह था रोहन मल्होत्रा। वंदना जोशी ने कहा था कि वह अब लक्ष्मण सिंह से कोई संबंध नहीं रखेंगी।
ये दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला, ऐसा लगता था, वाकई अपने शब्दों की पक्की थी। जहां तक लक्ष्मण सिंह का सवाल है, उन्हें अपनी पत्नी और 3 सालों ने जो घृणित काम किए, उनके बारे में जरूर पता होगा। रोहन सोच रहा था कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। 3 से 6 महीने की हिरासत और 5,000 रुपये का जुर्माना। रोहन मल्होत्रा की नज़र में ये बहुत हल्की सजा थी। लेकिन क्या लक्ष्मण सिंह इस नुकसान को निगल सकते थे? रोहन मल्होत्रा को बहुत संदेह था। हालांकि चाहे वह इसे निगल सके या नहीं, उन्हें इसे खाना ही पड़ता, क्योंकि यह उनकी अपनी करतूत थी और इसके लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते थे। अगर वह इसके कारण मुझसे उलझना चाहते हैं, तो मेरा स्वागत है। रोहन मल्होत्रा ने उदासीनता से मुस्कुराया। प्रोजेक्ट की प्रारंभिक बैठक में रोहन मल्होत्रा ने वंदना जोशी की जगह ली। ये सिर्फ एक नियमित बैठक थी, जिसमें तेजी से नजदीक आ रही उद्घाटन गतिविधियों पर जोर दिया गया और कुछ छोटे मोटे काम सौंपे गए, इसके अलावा कुछ नहीं था। रोहन मल्होत्रा ने औपचारिकता निभाई, प्रमोशन विभाग को जिम्मेदार हिस्सों को नोट किया ताकि बाद में उन्हें सूचित कर सकें। लिखते समय रोहन मल्होत्रा ने अचानक सिर उठाया। कोई उन्हें पूरे समय घूर रहा था। लक्ष्मण सिंह। जब रोहन मल्होत्रा ने उनकी ओर देखा, लक्ष्मण सिंह भी उन्हें देख रहे थे। उनकी नज़र अंधेरी और तीव्र शत्रुता से भरी थी। रोहन मल्होत्रा ने ठंडेपन से लक्ष्मण सिंह की नज़र का जवाब दिया। लक्ष्मण सिंह के हाथ में पकड़ी कलम चटकने लगी क्योंकि उन्होंने उसे जोर से दबाया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे चंदन शर्मा ने दोनों के बीच तनाव को नोट किया, लेकिन जब तक उन्होंने देखा, दोनों ने अपनी नज़रें हटा ली थीं। चंदन शर्मा ने संदेह भरी नज़रों से इधर उधर देखा, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार दोनों पक्ष स्वाभाविक रूप से विरोधी थे। बैठक खत्म होते ही रोहन मल्होत्रा ने अपनी चीजें लीं और वापस जाने लगे। आधे रास्ते में लक्ष्मण सिंह ने उन्हें रोक लिया। रोहन मल्होत्रा, मेरे ऑफिस आओ। लक्ष्मण सिंह ने रोहन मल्होत्रा पर एक सूखा सा टिप्पणी फेंकी और मुड़कर चले गए। रोहन मल्होत्रा ने हिचकिचाहट नहीं दिखाए और उनके पीछे चल दिए। उनके पास भी इस श्री सिंह के लिए कुछ शब्द थे। ऑफिस में पहुंचते ही लक्ष्मण सिंह ने मुड़कर दरवाजा बंद कर दिया। उनका कमरा शायद पूरे प्रोजेक्ट में सबसे अच्छी ध्वनिरोधी सुविधा वाला था। अगर अंदर हंगामा भी हो, तो बाहर से केवल धीमी आवाज ही सुनाई देती थी। रोहन मल्होत्रा, मुझे बताओ, तुमने मेरी पत्नी और उनके साथ क्या किया? लक्ष्मण सिंह का चेहरा हरा पड़ गया क्योंकि उन्होंने रोहन मल्होत्रा की नाक की ओर इशारा किया और गर्जना की। मैंने क्या किया? रोहन मल्होत्रा न तो जल्दबाजी में थे और न ही अधीर, बल्कि मुस्कुराते हुए जवाबी सवाल किया। तुम कहते हो मैंने क्या किया? तुमने मेरी पत्नी और मेरे साले को फंसाया और उन्हें जेल में डलवाया। लक्ष्मण सिंह ने चिल्लाकर कहा। ओह, वो बात। तुम्हें इसके लिए मुझे धन्यवाद देने की जरूरत वाकई नहीं है। रोहन मल्होत्रा ने एक निष्कपट मुस्कान पहनी, विनम्र और शिष्ट। तुम्हें जाकर वंदना जोशी को ठीक से धन्यवाद देना चाहिए। अगर उनकी याचना ना होती, तो मुझे डर है कि तुम अपनी पत्नी को अगले 10 साल तक नहीं देख पाते। वह छोटी सी हिरासत पूरी तरह से मेरा अपना विचार था, ऊपर से दी गई एक छोटी अतिरिक्त सजा। लक्ष्मण सिंह का चेहरा विकृत हो गया। उनकी उंगली कांप रही थी क्योंकि उन्होंने रोहन मल्होत्रा की ओर इशारा किया। वंदना जोशी, उस शापित औरत, तुम उसके साथ कैसे उलझ गए? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? बताओ, क्या ये सब तुम ही ने पर्दे के पीछे से बिगाड़ा है? लक्ष्मण सिंह अत्यधिक स्वामित्व वाले पुरुष थे, जो नहीं चाहते थे कि कोई उनके द्वारा ठुकराए गए लोगों को भी छुए। रोहन मल्होत्रा की मुस्कान फीकी पड़ गई। मुझे वाकई समझ नहीं आता, वह तुम जैसे किसी के लिए कैसे गिर सकती थी? रोहन मल्होत्रा ने लक्ष्मण सिंह से बहुत गंभीरता से कहा। मुझे लगा कि सबसे बेशर्म व्यक्ति की भी कोई निचली सीमा होती होगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं गलत था। तुम जैसे किसी की इंसान होने की कोई निचली सीमा ही नहीं है। कमीने, तुम किसे गाली दे रहे हो? रोहन मल्होत्रा की मजाक उड़ाने ने पहले से ही गुस्से में भरे लक्ष्मण सिंह को और भड़का दिया, क्योंकि वे रोहन मल्होत्रा का कॉलर पकड़ने के लिए झपटे। उनकी नज़र में रोहन मल्होत्रा, ये गोरा और कमजोर दिखने वाला आदमी, एक छोटे चूजे की तरह था, जिसे आसानी से धमकाया जा सकता था। लक्ष्मण सिंह, जो अक्सर वर्कआउट करते थे और जिनके मजबूत मांसपेशियां थीं, ने सोचा कि रोहन मल्होत्रा को नीचे गिराना आसान होगा। लगभग उसी पल जब लक्ष्मण सिंह ने रोहन मल्होत्रा का कॉलर पकड़ा, रोहन मल्होत्रा ने उनकी कलाई पकड़ ली। फिर, इससे पहले कि लक्ष्मण सिंह प्रतिक्रिया दे पाते, रोहन मल्होत्रा ने उनकी बांह को मोड़ दिया। तीव्र दर्द की लहर ने उन्हें दर्द से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। श्री सिंह, आप अपनी जबान संभालें और मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश न करें। मैं लड़ाई में अच्छा नहीं हूं और मुझे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर मैं आपको अपंग कर दूं, तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, रोहन मल्होत्रा ने ठंडेपन से कहा। लक्ष्मण सिंह को लग रहा था कि उनकी बांह टूटने वाली है। उन्होंने डर से चीखते हुए कहा, नहीं नहीं, इसे मत मोड़ो, ये टूट जाएगी। रोहन मल्होत्रा ने छोड़ दिया और एक धक्का दिया। लक्ष्मण सिंह कई कदम पीछे लड़खड़ाए, उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। जिस तरह से उन्होंने रोहन मल्होत्रा को देखा, उसमें कटुता और डर दोनों थे।
मुझे उम्मीद है कि हमारी व्यक्तिगत समस्याएं सामान्य काम को प्रभावित नहीं करेंगी, रोहन मल्होत्रा ने कहा। उन्हें एक दांत दिखाने वाली मुस्कान दी, जिसने लक्ष्मण सिंह की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। ये लड़का जब कोने में धकेल दिया जाता है तो एक भेड़िया बन जाता है। ये तुलना अनायास लक्ष्मण सिंह के दिमाग में उभरी। और कुछ नहीं है तो मैं पहले निकलता हूँ। वंदना जोशी को और परेशान मत करना, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वे दरवाजे की ओर बढ़े। वास्तव में मैं लड़ाई में सबसे अच्छा नहीं हूँ। श्री सिंह, कृपया मुझे धक्का न दें, आप नहीं चाहेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ देखें। रोहन मल्होत्रा ने लक्ष्मण सिंह की ओर पीट करके एक खुली धमकी दी। लक्ष्मण सिंह ने आवाज करने की हिम्मत नहीं की, उनकी आंखें जहरीली थीं, उनके माथे की नसें उभरी हुई थीं। जब तक रोहन मल्होत्रा नजरों से ओझल नहीं हुए, तब तक लक्ष्मण सिंह ने धीमी आवाज में जहर बुझाकर बुदबुदाया। रोहन मल्होत्रा, तुम बस इसे याद रखो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विपणन विभाग में वापस जाते समय रोहन मल्होत्रा की फिर से चंदन शर्मा से मुलाकात हुई। खुशी भरे चेहरे के साथ चंदन शर्मा ने उन्हें पकड़ा, एक कम भीड़भाड़ वाले कोने में खींचा और उत्साहपूर्वक कुछ खबर साझा की। वंदना जोशी ने इस्तीफा दे दिया है। ये सुनकर रोहन मल्होत्रा ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हुए, बल्कि वे लंबे समय तक चुप रहे और आखिरकार एक गहरी आह भरी, ये सबसे अच्छा है कि वह चली गईं, इससे परेशानी बचती है। उन्होंने तुम्हारा जिक्र किया, कहा कि तुम्हारी वजह से उन्होंने छोड़ा, उन्होंने अपनी तनख्वाह भी नहीं ली। चंदन शर्मा ने रोहन मल्होत्रा के कंधे पर थपथपाया, उनकी ओर सच्ची प्रशंसा और विस्मय के साथ देखते हुए। भाई, तुमने ये कैसे किया? तुमने कुछ ही दिनों में एक बड़े खिलाड़ी को हरा दिया। मैं प्रभावित हूँ, भाई।